हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। तुम खुद ही क्यों रजिस्टर नहीं करते? मैं वास्तव में मिस हुवैंग के मामलों में उलझना नहीं चाहता। एक और सीईओ हुवैंग प्लेबॉय हैं, पर साथ ही उन्हें अपनी बेटी का कॉम्प्लेक्स भी है। जैसे ही वे किसी भी आदमी को मिस हुवैंग के पास आते देखते हैं, उनका दिमाग भटक जाता है। उनके दिमाग में अलार्म बज जाते हैं और वे ओवररिएक्ट कर देते हैं। ये जबरदस्त आमदनी का एक अच्छा स्रोत है, इसलिए मैं अपनी नौकरी खोना नहीं चाहता। हाँ, यद्यपि मैं काफ़ी समय से ओवरटाइम कर रहा हूँ, पर मेरी ओवरटाइम पे ठीक ठाक है। सीईओ हुवैंग हमेशा रेम्यूनरेशन के मामलों में उदार रहे हैं। दूसरी ओर ट्यूटरिंग क्लास अटेंड करना बहुत झंझट भरा है। अगर मेरे पास समय है तो क्या किसी और चीज़ पर समय बिताना बेहतर नहीं होगा? बेशक, अगर यह सिर्फ इन्फॉर्मेशन स्काउट करने के लिए है और मुझे अपना पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, तो मैं क्लास अटेंड करते हुए भी वही कर सकता हूं जो मैं चाहूं, बस यह आसपास के स्टूडेंट्स को प्रभावित न करे। मिस बर्नी हुवैंग काली फ्रेम वाली चश्मा वाली लड़की की तरफ इशारा करती हैं और कहती हैं, उनके परिवार की कंपनी और हमारी कंपनी कंपेटिटर हैं और वे एक दूसरे को जानते हैं। चाहे वह हो या ट्यूटरिंग सेंटर का स्टाफ, वे डेफिनेटली साइन अप नहीं कर पाएंगे। मैं एक ब्लाइंड स्पॉट देखता हूँ। मिस हुवैंग सिर हिलाती हैं। मैं भी नहीं कर सकती। उस ट्यूटरिंग सेंटर का बॉस और पार्ट टाइम लेक्चरर मुझे जानते हैं। तुम मजाक कर रही हो? मैं बेइच्छा में पूछता हूँ। मिस हुवैंग उन फ्लायर्स बांट रहे हुलिगन्स की तरफ देखती हैं और कहती हैं, वह अंकल आई की पोती है। डायरेक्टर आई। मैं हंसता हूँ। ये फ्रेंडली फायर है, एक ही साइड के लोगों के बीच टकराव। मिस हुवैंग और उसकी डॉटर बोलने से पहले ही मैं सिंसियरली एक सुझाव देता हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो तुमको उनके ट्यूटरिंग क्लासेस अटेंड करने की ज़रूरत ही क्यों है? तुम लोग मिलकर काम कर सकते हो। सभी लोग इनडायरेक्ट रिश्ते बना सकते हैं। तुम मुझ में इन्वेस्ट करो और मैं तुम में इन्वेस्ट करूं। क्या मर्जर बेहतर नहीं होगा? बड़े और मजबूत बनकर ही तुम दूसरे ट्यूटरिंग चेन से लड़ पाओगे। ये कहकर मैं साइलेंटली माफ़ी मांगता हूँ। सॉरी, मैंने हाल में ज़्यादा बिजनेस रिपोर्ट्स पढ़ी हैं। मैं इस पर विचार करूंगी। हालांकि पहले हमें उनके ट्यूटरिंग क्लासेस की स्टाइल और क्वालिटी समझनी होगी, तभी आगे बात कर सकते हैं। मिस हुवैंग बिजनेस लाइक तरीके से जवाब देती हैं। ये घर में पाली गई शिक्षा का नतीजा है। मैं अंदर से आह भरता हूँ और कैजुअली कहता हूँ, तो फिर तुम कोई रैंडम पासबाई ढूंढ लो। वे भरोसेमंद नहीं होते। मुझे फिर भी बैकग्राउंड चेक्स करने होंगे। किसी प्रोफेशनल कंपनी को ढूंढना बहुत महंगा है। लागत बहुत ज़्यादा है। मिस हुवैंग ने वे सवाल पूछ लिए जो मैंने सोचे भी नहीं थे। वह आगे कहती हैं, तुमको क्लासेस अक्सर अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ 4 से 5 लेसन्स अटेंड करने हैं। उसके बाद ये तुम्हारी प्रेफरेंस पर निर्भर करेगा। 4 से 5 लेसन्स यानी 1 या 2 वीकेंड्स। मैं इसे ओवरटाइम समझ कर लूँगा। मैं थोड़ी देर हिचकिचाता हूँ, फिर कहता हूँ, मैं पूछता हूँ। मिस हुवैंग और काली फ्रेम वाली चश्मा वाली लड़की तुरंत जवाब देती हैं, धन्यवाद। मैं फिर हुलिगन्स के समूह की तरफ बढ़ता हूँ और उस लड़के के आगे रुकता हूँ जिनके बाल और भौंचाट येलो रंग के हैं। डैनी। ये निश्चित रूप से एक सही निकनेम नहीं है। बेहतर होगा कि मैं उसे ऐसे न पुकारूं, नहीं तो यहाँ ही लड़ाई हो जाएगी। यद्यपि मैं एक असैसिन हूँ और अनमैच्ड हूँ, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं हल्का सा खांसता हूँ और कहता हूँ, ट्यूटरिंग क्लासेस के फ़ी कैसे हैं? पीले भौं वाला हुलिगन खुशी से मुझे देखता है और कहता है, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। उदाहरण के लिए, तुम किस तरह की क्लास लेना चाहते हो? इवनिंग क्लास, वीकेंड क्लास या डे टाइम क्लासेस? हर एक की अलग प्राइस होती है। और तुम मुख्यतः क्या सीखना चाहते हो? फॉरेन लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स, चाइनीज़, हिस्ट्री, या सब कुछ? और तुम्हारी लेवल क्या है? बेशक वीकेंड क्लास चाहिए। मैं आमतौर पर समय नहीं रख पाता। हर दिन काम के बाद मैं पूरी तरह एग्जॉस्टेड होता हूँ। मैं बस थोड़ा मज़ा चाहता हूँ। चूंकि मुझे पहले एक फॉरेन वीआईपी रिसीव करना पड़ा था, मैं जवाब देता हूँ, वीकेंड क्लास, फॉरेन लैंग्वेजेस, ज़्यादा वर्बल स्टाइल, एडल्ट स्टैंडर्ड्स। बेहतर होगा कि यह ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड हो। ठीक है, कोई समस्या नहीं। हुलिगन, जिसे डैनी कहा जाता है, फ्लायर पलटता है और मुझे देता है। वीकेंड बिजनेस इंग्लिश क्लासेस, 8888 युआन एक सेमेस्टर। वह घुमावदार बातें करता रहता है। मैं सोचूंगा। मैं फ्लायर लेकर कहता हूँ, मैं कब साइन अप कर सकता हूँ? रजिस्ट्रेशन पीरियड अभी चल रहा है। अभी रजिस्टर करने पर डिस्काउंट है। ये सिर्फ 6666। लोकेशन फ्लायर पर दिया है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, डैनी डिटेल में बताता है। ऐसा है। मैं इधर उधर देखता हूँ और कैजुअली पूछता हूँ, ये पहली बार है कि मैंने देखा कि लोग रात में फ्लायर्स बांट रहे हैं। क्या तुम लोग आराम करने का समय नहीं लेते? हमको बारबेक्यू का इंतज़ार करना ही है, तो हम बस फ्लायर्स बांट रहे हैं। और यहाँ रात में फुट ट्रैफिक सबसे ज़्यादा होता है, डैनी बेपरवाह अंदाज में समझाता है। समझ गया। मैं पूछता हूँ,
तुम्हारा नाम क्या है? साइन अप करते समय तुम्हारा नाम मेंशन करना होगा। मैं ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि क्या वे फ्लायर्स बांटने पर कमीशन पाते हैं। ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। डैनी थोड़े कन्फ्यूजन में सिर हिलाता है। तुमको कमीशन नहीं मिलता, बस फ्लायर्स बांटते हो। मैं उलझन में पूछता हूँ, ये बहुत प्रोफेशनल नहीं है क्या? साथ ही एक हुलिगन होने के नाते फ्लायर्स बांटने से बेहतर क्या है? मेरी बात सुनकर डैनी चौंक जाता है। वह मुस्कुराता है और कहता है, मेरा मुख्य काम ट्यूटरिंग सेंटर में ट्यूटर होना है। मैं फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ाता हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इस क्षण मुझे ये लगता है कि यह ट्यूटरिंग सेंटर थोड़ा अनरिलायबल है। इसी समय उनका बारबेक्यू तैयार हो जाता है। बाकी हुलिगन्स फ्लायर्स बांटना छोड़कर स्टॉल की ओर चलते हैं। डैनी पैनिक कर जाता है। शिट, रुको। जैसे ही वह बारबेक्यू स्टॉल की ओर दौड़ता है, वह पलटकर मुझसे कहता है, मेरा सरनेम डा है। मुझे टीचर डा कहा करो। उसके फॉरेन लैंग्वेज वाले उच्चारण में ऑथेंटिसिटी है। मैं सिर हिलाता हूँ और दूसरी बारबेक्यू स्टॉल की तरफ वापस जाता हूँ जहाँ मिस हुवैंग और उसकी डॉर्मेट्री डॉटर हैं। मैं इस वीकेंड जाकर देखूंगा, मैं सादा सा कहता हूँ। कितना है? काली फ्रेम वाली लड़की पूछती है। उनका कहना है कि अब डिस्काउंट है 6,666। मैं कुछ छिपाता नहीं। मिस हुवैंग सिर हिलाती हैं। शायद कुछ और छोटे खर्च होंगे। मैं तुम्हें कुल 20,000 दूंगी, बाकी तुम्हारा हायर फी माना जाएगा। नहीं, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं। मैं असल में विनम्रता से मना करना चाहता था, पर मिस हुवैंग ने बहुत ज़्यादा ऑफर कर दिया। ठीक है, मैं सांस छोड़ता हूँ। मुझे वेचिट पर ऐड करो, मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी। मिस हुवैंग अपना फ़ोन निकालती हैं। जैसे ही मैं उसका क्यूआर स्कैन करने वाला होता हूँ, मुझे अचानक एक समस्या याद आती है। तुम क्यों उसे ट्रांसफ़र नहीं करती और वह फिर मुझे ट्रांसफ़र कर देगी? वह उस डॉर्मेट्री डॉटर का इशारा है। मिस हुवैंग थोड़ी कन्फ्यूजन में है। अगर सीईओ हुवैंग को पता चल गया कि तुमने मुझको प्राइवेट रूप से पैसा ट्रांसफ़र किया तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मैं कुछ सोचने के बाद कहता हूँ, ऐसा होने पर न सिर्फ मैं अपनी नौकरी खो दूंगा, बल्कि सीईओ हुवैंग की कार मुझे रौंद भी सकती है। ठीक है, मिस हुवैंग अपना सिर टिल्ट करके कहती हैं और उस लड़की से कहती हैं, केटी, उसे ऐड करो और 20,000 ट्रांसफ़र कर दो। लड़की जाहिर तौर पर जानती है कि मिस बर्नी हुवैंग के पास ज़बरदस्त धन है और उसे डिफ़ॉल्ट की चिंता नहीं है। वह फ़ोन निकालकर मुझे वेचेट पर ऐड करती है। केटी हुवैंग, नाम सुनने में लग रहा है जैसे परिवार का सदस्य। मैं लड़की के वेचेट नाम पर निहारता हूँ और अपने आप से बुदबुदाता हूँ। पैसा मिलते ही मैं तरफ इशारा करता हूँ। मैं थोड़ी बारबेक्यू खरीदने जा रहा हूँ। क्या साथ में खाएंगे? मिस हुवैंग इनवाइट करती हैं। नहीं, ज़रूरत नहीं, मैं बहुत शर्मीला हूँ। इस समय केटी हुवैंग काली फ्रेम वाली चश्मा वाली स्टूडेंट 2 बैग स्नैक्स निकालती है। तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। ये हमारे ट्यूटरिंग सेंटर की स्पेशलिटी है। क्या है ये? मैं 2 बैग स्नैक्स की तरफ देखता हूँ। ड्राइड मशरूम्स। ज़्यादा कीमती नहीं है, ये हमारे बायोलॉजी टीचर ने बनाया है। उसके परिवार के पास मशरूम फॉर्म है, केटी हुवैंग समझाती है। ठीक है, धन्यवाद। चूंकि यह कुछ खास कीमती नहीं है, मैं बिना आपत्ति स्वीकार कर लेता हूँ। हालांकि स्नैक बैग में जो काली चीज़ें हैं मुझे एक नैगिंग फीलिंग देती हैं कि शायद वे जहरीली हों। लुक्स डिलिशियस, मैं शिष्टता से कहता हूँ और ड्राइड मशरूम से अपनी नज़र वापस खींचता हूँ। फिर मैं बर्नी हुवैंग और केटी हुवैंग को विदा देता हूँ और अपने अक्सर जाने वाले बारबेक्यू स्टॉल पर चला जाता हूँ। अभी भी नाइटवॉकर्स की सबसे सक्रिय घड़ी नहीं आई है। सड़क पर रखी छोटी मेज़ें ज़्यादा खाली हैं। मैं आसानी से एक घेर लेता हूँ और मालिक को चिल्लाकर कहता हूँ, मैं ऑर्डर देना चाहता हूँ। मालिक स्क्यूअर्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। महिला मालिक नोटबुक और बॉल पॉइंट पेन लेकर पास आ जाती है। बिना किसी स्मॉल टॉक के मैं सीधे कहता हूँ, पॉर्क बेली के 10 स्टिक, पोर्क रिब्स के 10 स्टिक, चिकन स्किन के 5 स्टिक, एक सेट चाइव्स और एक बैंगन। इस बारबेक्यू स्टॉल के बीफ कबाब और लैम्ब स्क्यूअर अच्छे नहीं हैं, इसलिए मैंने उन्हें ऑर्डर नहीं किया। ज़रूर, मेरा ऑर्डर मेरे शुरुआती एक्सपेक्टेशंस से ज़्यादा है, पर कोई बात नहीं। मैंने आज एक्सेसिज्म के हज़ारों युआन बचाए और मिस हुवैंग से भी 10,000 से ज़्यादा कमाए। मैं खुद का त्योहार मनाऊंगा। एक सामान्य इंसान की तरह इतने सारे मांस के बाद मुझे कुछ वेजिटेरियन डिशेस भी चाहिए। मुझे कुछ ग्रीन्स चाहिए ताकि डाइट बैलेंस रहे। बैंगन के बारे में, मैं उन्हें वेजिटेबल नहीं मानता। वे वेजिटेबल्स और मीट डिशेस की परिभाषा से परे हैं और बारबेक्यू की दुनिया में अनोखी मौजूदगियां हैं। मिस हुवैंग वाकई जेनरस है। अगर मैं नहीं डरता कि सीईओ हुवैंग ओवररिएक्ट करेगा, तो मैं सच में उसे वेचेट पर ऐड करके और परेशान कर देता कि वह मुझे बार बार काम दे। अगर कोई कमीशंस हों तो वो मुझे दे दे। बेशक, मैं कुछ इलीगल या नेक के नीचे वाले काम नहीं लूँगा। मैं देखता हूँ कि महिला मालिक ने मेरे ऑर्डर को फिर से दोहराया। देखते हुए मैं नोटिस करता हूँ कि दूसरी मेज़ों पर 2 या 3 लोगों के समूह बैठे हैं।
कुछ लोग मेरे जैसे अकेले बारबेक्यू खाना पसंद करते हैं, पर वे टू गो लेना चुनते हैं ताकि घर जाकर खाएं। ज़्यादा लोग होना अच्छा है। इससे हम अनेक प्रकार के खाने ले सकते हैं। हम कुछ ड्रिंक्स भी ले सकते हैं। मैं थोड़ी देर सोचता हूँ और महसूस करता हूँ कि मुझे किसी को अपने साथ बुलाना चाहिए। तभी मैं एक सूटेबल कैंडिडेट का ख्याल आता है। पेंग डेंग, मेरा बचपन का दोस्त पेंग डेंग जो पास में रहता है। बिना हिचकिचाए मैं अपना फ़ोन निकालकर उसे वेचेट मैसेज भेजता हूँ, बाहर आकर बारबेक्यू खाओ। पेंग डेंग को मैं समझता हूँ वह कभी भी ऐसे अवसर नहीं छोड़ेगा कि वह मुझे छल करे। पर पेंग डेंग रिप्लाई नहीं करता। क्या वह रैंक्ड गेम में है? मैं रैंडमली गेस करता हूँ और सोचता हूँ कि किसे और बुलाऊं। इस शहर में मेरे पास सिर्फ पेंग डेंग नहीं है दोस्त के रूप में, बाकी सब काफ़ी दूर रहते हैं। किसी को टैक्सी पर लाने के लिए रात के लगभग 11 बजे आना ठीक नहीं लगेगा। आखिर मेरे उनसे बात करने को कुछ नहीं है और मैंने एडवांस में अपॉइंटमेंट भी नहीं किया। हो सकता है कि मैं अकेले ही खा लूं। मैं खड़ा होता हूं और नियरबाई फैमिली मार्ट, लॉसन या स्थानीय मिनी मार्ट जाकर ड्रिंक्स लाने की तैयारी करता हूं। बारबेक्यू के साथ ठंडी ड्रिंक्स कैसे नहीं होंगी। कुछ साल पहले जब रोड साइड स्टॉल्स पर कड़ी निगरानी नहीं थी, वहां अक्सर मोबाइल आइस बॉक्स रखा होता था। वे कहीं से बिजली साइफन करके आइस बियर और ठंडी बेवरेजेस बेच दिया करते थे। ये कन्वीनियंस के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम भी देता था। दुर्भाग्य से अब ऐसी स्थितियां मुश्किल हैं, सिवाय उन बारबेक्यू के जिनके पास स्टॉफ्रंट हो। चारों ओर देखकर मैं नज़दीकी लोकल मिनी मार्ट की ओर जाता हूँ। बॉस, मेरी सीट देखो, मैं ड्रिंक्स लेने जा रहा हूँ। मैं लेडी बॉस को बताता हूँ, डरते हुए कि वापस आने पर सीट न मिले। ठीक है, लेडी बॉस इस बात की चिंता नहीं करती कि मैं भाग जाऊंगा। मेरा ऑर्डर अभी भी रोस्ट हो रहा है। अगर मुझे नहीं चाहिए तो भी कई लोग होंगे जो ले लेंगे। मैं मिनी मार्ट के प्रवेश द्वार के पास पहुँचते पहुँचते मेरा फ़ोन वाइब्रेट्स करता है। फ़ोन निकालकर मैं देखता हूँ कि पेंग डेंग ने आखिरकार रिप्लाई किया है। क्या तुम्हारे पास नाइट लाइफ नहीं है? क्या तुम्हारे पास है? मैं रिफ्लेक्सिवली रिप्लाई करता हूँ, बेशक है, मेरी गर्लफ्रेंड आज मेरे यहाँ है। पेंग डेंग तेज़ी से रिप्लाई करता है। उसके बाद वह एक और मैसेज भेजता है, रात में खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, सावर रहें, अपनी गर्लफ्रेंड को साथ ला। मैं जोर देकर कहता हूँ, मैं ट्रीट कर रहा हूँ। ठीक है, हम अभी आ रहे हैं। पेंग डेंग को ट्रांजिशन शब्दों का ज़रूरत नहीं पड़ती। जल्दी आओ। और क्या पीना चाहोगे? मैं पूछता हूँ। पेंग डेंग तुरंत रिप्लाई नहीं करता। वह केवल तब मैसेज भेजता है जब मैं मिनी मार्ट में प्रवेश करता हूँ। मैं नहीं आ रहा। मेरी गर्लफ्रेंड कहती है वह डाइट पर है और रात का खाना नहीं खाती। वह पहले से ही इतनी पतली दिखती है, फिर क्यों डाइट? मैं कुछ देर सोचकर जवाब देता हूँ, तुम अकेले आ सकते हो। पेंग डेंग एलिप्सिस भेजता है, उद्धरण चिन्ह ... उसने कहा कि यह फ्लॉन्टिंग है, एक बड़ा अपमान। टच। मैं इस अडल्टरस पेय को 2 सेकंड के लिए नफरत करता हूँ, फिर जानबूझकर कहता हूँ, अपनी मास्कुलिनिटी दिखाओ। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है, मैं अपनी मास्कुलिनिटी दिखाऊंगा। पेंग डेंग तुरंत रिप्लाई करता है, ओह, क्या दुनिया ने उलटफेर कर दिया है आज। मैं स्तब्ध हूँ। फिर पेंग डेंग एक मैसेज भेजता है, एक आदमी के रूप में, जैसा मैंने कहा कि मैं नहीं आ रहा, यानी मैं नहीं आ रहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मैं स्पीचलेस हूँ। फ़ोन वापस रखकर मैं फ्रीज़र और फ्रिज की ओर जाता हूँ और सोचता हूँ कि क्या पीना चाहिए। सच कहूँ तो मुझे शराब पसंद नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं नहीं पी सकता, बस मुझे इसका स्वाद बुरा लगता है। इसलिए जब तक किसी दोस्त की रिक्वेस्ट न हो, मैं शराब नहीं खरीदता। इन वर्षों में केवल 2 तरह की शराब मेरे मिजाज को सूट करती है। एक राइस वाइन है और दूसरी आइस वाइन है। उन दोनों की बातों में सामान्य बात यह है, मिठास। मेरी नज़र हिलती है और मैं एक अजीब व्यक्ति देखता हूँ। वह वास्तव में रात के मध्य में शर्ट, वेस्ट, सूट और पैंट्स पहने हैं, जैसे अभी अभी किसी बिजनेस डिनर से निकले हों। यह मिनी मार्ट और बारबेक्यू स्टॉल के संदर्भ में काफ़ी अलग दिखता है। ओह, उसकी आंखें लाल हैं। वह काफ़ी हैंडसम है। मैं टस्क करता हूँ और अपनी नज़र हटाता हूँ। उसकी पोशाक का मुझसे क्या लेना देना है। इस समय वह युवक मेरे पास आता है। वह एक पल के लिए हिचकता है, फिर पूछता है, हेलो, क्या आप मुझे नज़दीकी हॉस्पिटल का रास्ता बता सकते हैं? तुम रास्ता नहीं जानते? मैं हैरान हूँ। वह हिचकिचाते हुए जवाब देता है, मैं अभी यहाँ आया हूँ। ओह, मैं दरवाजे की तरफ इशारा करता हूँ। बाहर निकलकर दाएं मुड़ो और सीधा चलो। चौराहे पर दाएं मुड़ने पर तुम्हें हॉस्पिटल दिख जाएगा। धन्यवाद। वह युवक विनम्रता से सिर हिलाता है। मैं उसे जाते नहीं देखता और फिर से अपना सिर नीचे करके ड्रिंक चुनता हूँ। गंभीरता से सोचकर मैं पाइनएप्पल बियर का एक कैन लेता हूँ। ये बेवरेजेस 2 प्रकार के होते हैं, एक पाइनएप्पल फ्लेवर्ड बियर और दूसरी पाइनएप्पल फ्लेवर्ड कार्बोनेटेड ड्रिंक जो अल्कोहल नहीं रखती। इसमें बस थोड़ा बियर जैसा स्वाद होता है ताकि गर्मी निकल जाए।
निस्संदेह मैं बाद वाला चुनता हूँ। मिनी मार्ट से बाहर निकलकर जब मैं स्टॉल पर लौटता हूँ तो थोड़ी देर बाद मेरा बारबेक्यू आता है। जैसे ही मैं उसे खाने ही वाला था, एक शख्स मेरे सामने प्रकट होता है। 3 पीस सूट में लाल आंखों वाला आदमी पास आता है और विनम्रता से पूछता है, हेलो, क्या आप मुझे नज़दीकी हॉस्पिटल का रास्ता बता सकते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुमने अभी मुझसे पूछा था। मैं वह बात इंगित करता हूँ। वह व्यक्ति शायद मुझे पहचान ही लेता है। उसका अभिव्यक्ति बदलती है और वह फूट कर कहता है, मैं फिर से खो गया हूँ। तुम फिर से क्यों कहते हो अगेन? मैं सोचता हूँ। लाल आंखें वाले उस नौजवान को देखकर मैं होश में आया। मेरे मन में पहला विचार आया, कितना बेकार है इतना सुंदर चेहरा। 2 सेकंड के बाद मैं थोड़ा चिंतित हो गया। क्या यह आदमी मानसिक रूप से विकलांग है या बस पागल है? क्या वह ऐसा व्यक्ति है जो आसानी से रास्ता भटक जाता है कि अगले ही दिन गुमशुदगी की रिपोर्ट का पैम्फलेट बांटा जाए? नहीं, उन्होंने अभी अभी मुझे बहुत धाराप्रवाह उत्तर दिया। वह सही तौर पर ठीक दिख रहे हैं। शायद वह बस दिशाओं के मामले में बुरे हैं। ओह, ऐसे व्यक्ति को घर से अकेले बाहर कैसे निकलने दिया जा सकता है? मैंने थोड़ी देर झिझका और फिर पूछा, क्या आपके पास आपके परिवार का नंबर है? क्या आपको उन्हें कॉल करने की ज़रूरत है? उस आदमी का चेहरा तुरंत बेहद भद्दा हो गया। ऐसा लग रहा था कि वह अपना सिर जमीन में गाड़ देना चाहते हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उन्होंने दृढ़ता से उत्तर दिया। ये बस एक गलती थी। एक गलती? मैं ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि मैं दूसरी समस्याओं के बारे में सोच रहा था। समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तुरंत जवाब दिया। इसे समझाने की कोशिश करना बस आपके छिपाने के प्रयासों को दिखाता है। मैंने मन ही मन जोड़ा। उसके बाद मैं खड़ा हुआ, मुड़ा और सड़क के अंत की ओर इशारा किया। इस रास्ते पर चौराहे तक चलो, फिर दाएं मुड़ना, समझे? दाएं मुड़ना। जब मैं उनकी ही दिशा में मुख करके खड़ा था, मैंने अपना दायां हाथ हिलाया। वह आदमी उदास होकर कहता है, मैं किशोर नहीं हूँ। इस बार मैं ध्यान दूंगा। निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। मैंने उनकी जोर देने की बात को नज़रअंदाज किया और इसके बजाय उन्हें याद दिलाया, अगर आपको और कोई दुर्घटना होती है तो आप पुलिस को ढूंढ सकते हैं। मैं मूल रूप से शरारत में श्रीमान पुलिसवाला कहना चाहता था, लेकिन चूंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वह किशोर नहीं है, इसलिए मैं इसे भूल गया। हालांकि क्या यह आदमी किसी मंच नाटक में जी रहा है? उनकी शब्दों का चुनाव काफी शाब्दिक है। किशोर, प्राथमिक विद्यालय का छात्र शब्द का प्रयोग करना अधिक जमीनी होता। वह आदमी 2 सेकंड के लिए चुप हो जाते हैं और फिर गहरी सांस लेते हैं। धन्यवाद, आपका स्वागत है। मैंने मजाक करने की अपनी इच्छा को दबाया। उस आदमी को सड़क पर दूर तक जाते हुए देखने के बाद मैं वापस बैठ गया और बारबेक्यू का मजा लेने लगा। मुझे कहना पड़ेगा कि मांस के कबाब में स्वादिष्ट होने के लिए चर्बी होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें मैरिनेट करने की ज़रूरत है। नहीं तो वे निश्चित रूप से सूखे, लकड़ी जैसे और बेस्वाद होंगे। इस मामले में चिकन की चमड़ी निश्चित रूप से ऐसी भोजन है जो चुनौती स्वीकार कर सकती है। मेरे दिल में ये पोर्क बेली से बेहतर है। हालांकि चिकन की चमड़ी की गुणवत्ता की गारंटी देना मुश्किल है। कुछ बारबेक्यू स्टॉल उस तरह की चमड़ी का उपयोग करते हैं जो पता नहीं कब से जमी हुई थी। जहां तक मैंने चुना है, मैं इसके मानकों के बारे में काफ़ी निश्चित हो सकता हूं। मैं मसाले युक्त चिकन की चमड़ी का एक टुकड़ा काटता हूं जो चिकनाई से ढका हुआ है। एक घूंट अनानास और बियर के ठंडे स्वाद के साथ मिलकर मुझे ये गर्मी की शाम एक ऐसे तरीके से अद्भुत लगती है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह अनानास बियर बुरी नहीं है, ये ताज़ा है और मेरी प्यास बुझाती है। मैं खाने में इतना तल्लीन हूं कि मैंने अपने फ़ोन को भी नज़रअंदाज कर दिया। मांस, चाइव्स, बैंगन और एक बर्फीला पे। जैसे जैसे मैं इस तरह की स्वादिष्ट चीज़ों का सेवन करता हूं, मेरे सामने का भोजन कम होता जाता है। वाह, बढ़िया। मैं संतुष्टि से अपना पेट सहलाता हूं। अगले ही सेकंड में मुझे पछतावा होने लगता है। नहीं, मुझे खुद को नियंत्रित करना होगा। क्या होगा अगर मैं मोटा हो जाऊं? निकट भविष्य में मैं केवल महीने में एक बार नहीं, सप्ताह में एक बार ही खुद को भोगने की अनुमति दे सकता हूं। जब मैं एक दुविधा में हूं, मैं ऊपर देखता हूं और एक आकृति को देखता हूं। उन्होंने 3 पीस पोशाक पहनी हुई है जो उचित नाइट लाइफ के लिए उपयुक्त नहीं है। उनकी 2 चमकीली लाल आंखें हैं। लगभग उसी समय वह आकृति मेरी नज़र को भांप लेती है। वह अपना सिर मोड़ते हैं और अपनी नज़र मेरी ओर डालते हैं। वह, आप वापस क्यों आए हैं? कहीं आप रास्ता तो नहीं भटक गए? वह आदमी सड़क के किनारे खड़ा है, न आगे बढ़ रहा है और न पीछे हट रहा है। वह एक तीव्र आंतरिक संघर्ष में उलझे हुए लगते हैं। मैं चारों ओर देखता हूं, लेकिन मुझे कोई गश्त करने वाला पुलिसकर्मी नहीं दिखता। मैं थोड़ी देर झिझका और फिर खड़ा हुआ और उस आदमी की ओर चलने लगा। जब कबाब वितरित किए गए थे, तब मैंने पहले ही बारबेक्यू का भुगतान कर दिया था, इसलिए मालकिन मुझे जाने से नहीं रोकती हैं। मैं आपको वहां क्यों नहीं ले जाता? मैं इस तथ्य का उल्लेख नहीं करता कि वह खो गए हैं।
एक व्यक्ति के रूप में ये जानना होता है कि कब मजाक करना है और कब नहीं। उस आदमी का चेहरा बदलता है। कुछ सेकंड के बाद वह फुसफुसाते हैं, ठीक है, चलो चलते हैं। मैं मुड़ता हूँ और आगे चलता हूँ। धन्यवाद। हवा पीछे से उनकी आवाज़ को लगभग बिखेर देती है। जैसे जैसे मैं चौराहे तक सड़क पर चलता हूँ, मैं अनौपचारिक रूप से बात करता हूँ। आप किस देश से हैं? आप काफ़ी अच्छी मंदारिन बोलते हैं। मैं एक अल्पसंख्यक हूँ। उस आदमी ने जवाब देने से पहले थोड़ी देर झिझका। ओह, कोई आश्चर्य नहीं। आप किस जातीय समूह से हैं? मैं आपको कैसे संबोधित करूं? मैं प्रबुद्ध होता हूं। वह आदमी मेरे बगल में चलते हैं और चुप रहने के बाद कहते हैं, मेरा उपनाम बाई है। मेरा नाम आइलिन है। यह एक अच्छा नाम है, बस थोड़ा स्त्रीलिंग है। मैं मजाक करता हूं। ईमानदारी से कहूं तो इस तरह का एक सतही मजाक निश्चित रूप से मेरे दिल में व्यंग्य से मेल नहीं खाता। मैंने पहले ही अपने दिमाग में बाय आइलिन को एक स्त्रीलिंग उपनाम दे दिया है, लिन लिन या लिन लिन। बाय आइलिन मेरे मजाक को नज़रअंदाज करते हैं और बाईं ओर मुड़ने से पहले आगे चलते हैं। रुको, गलत, वह गलत है। यहाँ से। मैं जल्दी से उन्हें ठीक करता हूँ। आप वास्तव में एक प्राथमिक विद्यालय के छात्र हैं। बाय आइलिन तुरंत मुड़ते हैं और दाएं मुड़ने के लिए मेरे पीछे चलते हैं। मैं उनका चेहरा नहीं देखता हूँ और मैं एक शब्द भी नहीं कहता हूँ। मैं उन्हें शांत होने का समय देता हूँ, कहीं वह गुस्सा न हो जाएं। ईमानदारी से कहूं तो इतनी भयंकर दिशा बोध के साथ आधी रात को अस्पताल ढूंढने के लिए उन्हें किसने साहस दिया? क्या वह बस एक टैक्सी नहीं ले सकते थे या अपने माता पिता को उनके साथ जाने देते? दाएं मुड़ने के बाद ये केवल 50 से 60 मीटर की पैदल दूरी है। अस्पताल हमारे सामने दिखाई देता है। यह अस्पताल बड़ा नहीं है, यह इनपेशेंट बिल्डिंग है। अगर आप सीधे आगे बढ़ते हैं तो आपको आपातकालीन विभाग और आउटपेशेंट बिल्डिंग दिखाई देगी। क्या आपको ज़रूरत है कि मैं आपको वहां ले जाऊं? कोई ज़रूरत नहीं, मैं बस इनपेशेंट बिल्डिंग जा रहा हूँ। बाय आइलिन स्पष्ट रूप से राहत महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद। जैसे ही वह बोलते हैं, वह अपनी जेब से एक साधारण पीतल की चाबी निकालते हैं। अजीब, क्या लोग वास्तव में इस युग में उस तरह की चाबी का उपयोग करते हैं? वास्तव में, ये सिर्फ सतह पर ऐसा दिखता है। क्या यह अनिवार्य रूप से एक स्मार्ट चाबी है? मैंने और जानने की कोशिश नहीं की और हाथ हिलाया। अलविदा। कुछ मीटर चलने के बाद मैं चिंता से पीछे देखता हूँ, केवल बाय आइलिन को गायब पाता हूँ। मैं अब उन्हें इस सड़क पर नहीं देख सकता। ऐसा लगता है जैसे वह हवा में गायब हो गए हों। अस्पताल का साइड डोर भी नहीं खुला। क्या वह सीवर में गिर गए होंगे? मैं उधर देखता हूँ और पाता हूँ कि मैनहोल कवर ठीक है। शायद उन्होंने दरवाज़ा खोलने और अंदर जाने के लिए चाबी का इस्तेमाल किया। हे, साइड डोर की रखवाली करने वाला बूढ़ा आदमी सो रहा होगा, है ना? मैंने अपना सिर हिलाया और इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। मैं पूरे रास्ते घर जाता हूँ। बारबेक्यू की वजह से मुझे थोड़ी प्यास लगती है, इसलिए मैं अपने कमरे से एक गिलास लेता हूँ, फ्रिज खोलता हूँ और ठंडे पानी को, जो पूरे दिन ठंडा किया गया है, गिलास में उड़ेलता हूँ। ये गर्मियों के दौरान मेरी एक आदत है। सुबह बाहर निकलने से पहले मैं एक बर्तन पानी उबालता हूँ, इसे बड़े कंटेनर में डालता हूँ और इसे फ्रिज में रख देता हूँ। फिर मैं काम के बाद इसे पी सकता हूँ। गटक गटक गटक। मैं लगातार 2 गिलास पीता हूँ और आखिरकार ठीक महसूस करता हूँ। एक और गिलास डालने के बाद मैं अपने बेडरूम में धीरे धीरे वापस जाता हूँ और कंप्यूटर टेबल पर बैठ जाता हूँ। जैसे ही मैं अपनी नज़र घुमाता हूँ, मुझे अचानक कुछ गड़बड़ लगती है। जो काली नोटबुक मैंने आज दोपहर खरीदी थी, वह खुली पड़ी है। मुझे याद है कि बाहर बारबेक्यू के लिए जाने से पहले वह स्पष्ट रूप से बंद थी। इसके अलावा मैंने मच्छरों के डर से खिड़कियां नहीं खोलीं। खिड़की खोले बिना नोटबुक अपने आप खुल गई। क्या कोई मेरे कमरे में घुसा? या क्या यह एक असामान्य घटना है? एक भूत मेरा पीछा कर रहा है। असामान्य घटनाएं होना सामान्य है। उस सेकंड में अनगिनत विचार मेरे दिमाग में चमक गए। उसी समय मैं खुली नोटबुक के पन्ने पर खींचा गया एक राक्षस देखता हूँ। वह राक्षस मानव रूपी है, लेकिन ये छोटे कीटों से बना है जो रेंग रहे हैं। ये बहुत अजीब और भयावह लगता है, लेकिन वास्तविकता में यह ऐसा कुछ भी महसूस नहीं कराता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह ड्राइंग बहुत सरल और कच्ची है। ये किंडरगार्टन के बच्चे की यादृच्छिक लिखावट जैसा दिखता है। नहीं हो सकता कोई बच्चा मेरे कमरे में घुस गया। मेरे फ्लैटमेट्स में से किसी का रिश्तेदार। जैसे ही मैं इसके बारे में सोचता हूँ, मैं अपनी नोटबुक उठाता हूँ और तेजी से पलटता हूँ, दूसरे निशानों की तलाश करता हूँ। 2 पन्ने पलटने के बाद मुझे पाठ की लाइनें दिखाई देती हैं। मेरी ड्राइंग विशेषज्ञता वास्तव में खराब है। मुख्य समस्या मैं नहीं हूँ। मुझे एक बार एक मास्टर कलाकार कहा गया था। युद्ध कला है, युद्ध सौंदर्य शास्त्र है। यह ऐसा है जैसे मैंने एक सपना देखा है जो मुझे अक्सर आता था। सपना ऐसी अजीब भाषाओं से भरा है। मैं कितना पतित व्यक्ति हूँ। हम वास्तव में महिलाएं हैं। ...
पाठ की ये लाइनें पढ़ना इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन जो चीज़ें लिखी गई हैं वे बहुत अव्यवस्थित लगती हैं। इससे मेरे सिर में दर्द होता है क्योंकि मैं सहज रूप से पढ़ना बंद कर देता हूँ और नोटबुक को बंद कर देता हूँ। इसमें एक समस्या है, यह अंधेरे जादू के लिए एक जादू जैसा है। मैंने पिछले 2 दिनों में कुछ चीज़ों का अनुभव किया है। मैं मुश्किल से खुद को शांत कर पाया और मैंने अपनी नज़र खिड़की की ओर डाली। कांच की खिड़की पर सुनहरे बालों वाली महिला भूत, जो ऐसा लग रहा है कि वह कॉस्प्ले कर रही है, दिखाई देती है। क्या आपको पता है कि यह किसने किया? मैंने दबी हुई आवाज़ में पूछा। यह एक दुष्ट आत्मा द्वारा किया गया था, महिला भूत एक असामान्य आवाज़ में जवाब देती है। दुष्ट आत्मा किसी आत्मा या पोल्टरजिस्ट से अधिक उन्नत लगती है। एक आधुनिक युवा के रूप में जिसने कई विदेशी खेल खेले हैं और कुछ विदेशी टेलीविजन श्रृंखलाएं देखी हैं, मुझे लगता है कि यह नाम काफ़ी शानदार लगता है। क्या एक दुष्ट आत्मा अधिक शक्तिशाली होती है? मैंने कुछ विचार विमर्श के बाद पूछा। वह महिला भूत सहमत होते हुए सिर हिलाती है। क्या यह अधिक परेशानी वाली होगी? मैं मैडम डेली से फिर से भूतों को भगाने के लिए कहने के बारे में सोचता हूँ, लेकिन मुझे इस बात की भी चिंता है कि वह दुष्ट आत्माओं के स्तर पर भूतों से निपटने में सक्षम नहीं होंगी। मैं भी एक दुष्ट आत्मा हूँ, महिला भूत बस कहती है। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है, मुझे पता नहीं है कि कैसे जवाब दूँ। वह उस दुष्ट आत्मा का मेरी नोटबुक में घसीटने के पीछे क्या इरादा है? मुझे अपने सवाल के मुख्य उद्देश्य को याद करने में कुछ सेकंड लगते हैं। वह महिला भूत सिर हिलाती है। मुझे नहीं पता। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मैंने अपना मुंह खोला और विषय बदल दिया। मैं आपको कैसे संबोधित करूं? मैं उन्हें केवल महिला भूत तो नहीं कह सकता, है ना? वह विनम्र नहीं है, शारोन। महिला भूत के ऐसा कहने के बाद उनकी आकृति धीरे धीरे धुंधली हो जाती है और कांच की खिड़की से गायब हो जाती है। ये देखकर कि वह बहुत शांत और संयमित हैं, मुझे राहत मिलती है। मैं खुद को चिढ़ाता हूँ, यह एक बड़ी घटना है। घबराने का कोई फायदा नहीं है, बस सोने पर ध्यान दो। फिर मैं धोता हूँ और बिस्तर पर चला जाता हूँ। यह एक अप्रत्याशित रात साबित होती है। अगली सुबह मैं हमेशा की तरह समय पर उठता हूँ। मैं 10 मिनट बिस्तर में आराम करता हूँ और घर छोड़ने में अपना समय लेता हूँ। बस स्टॉप के रास्ते में मैं एक बरेटो खरीदता हूँ जो वस्तुतः सब कुछ लपेट सकता है। बरेटो हाथ में लेकर मैं बस लेता हूँ और कंपनी पहुँचता हूँ। मैं अपनी सीट पर बैठता हूँ, फिर मैं पानी के डिस्पेंसर से कुछ पानी लेता हूँ और नाश्ता खाने लगता हूँ। अगर मैंने कल रात खुद को दावत न दी होती तो मुझे एक कप मीठी सोया दूध पीनी चाहिए थी। मीठी सोया दूध के बारे में सोचते हुए मैं इसे उस नए उत्पाद के साथ जोड़ता हूं जो उस स्टोर पर अभी अभी जारी हुआ है जहां से मैं अक्सर खरीदता हूं। नमकीन सोया दूध। ये कुछ जगहों पर खाने का अद्वितीय तरीका लगता है। सोया दूध जिसमें सोया सॉस मिलाया जाता है। मुझे नहीं पता कि इसका स्वाद कैसा है। मैं अपना नाश्ता गंभीरता से खाता हूं और काम की तैयारी शुरू करता हूं। इस समय रोज़न, जो लगभग देर से आई हैं, अपने हाथ में एक विशाल बैग लेकर अंदर आती हैं। ये लो, कुछ पे ले लो मेरी तरफ से, वह कार्यालय में सभी से कहती हैं। वह अच्छे व्यक्तिगत संबंधों वाली महिला हैं। मुझे शामिल करते हुए अधिकांश लोग खड़े होते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। कौन से पेय हैं? मैंने अनौपचारिक रूप से पूछा। रोज़न अपना बैग नीचे रखती हैं और बैग सभी को देती हैं। अरे हाँ, मैंने जो मैं चाहती थी वह पाने के लिए बहुत सारी बोतलें खरीदी। उन सभी का अलग अलग स्वाद है। अगर आप जीवित हैं तो आपके अंदर एक जुआरी होना चाहिए। आओ देखें मैंने क्या चुना। यह क्या कह रही हैं? मुझे रोज़न की खुद को अभिव्यक्त करने की क्षमता पर संदेह होने लगा है। हालांकि मुझे आखिरी वाक्य अभी भी समझ में आया। मैंने जल्दी से बैग में हाथ डाला और एक पे निकाला। मुझे आश्चर्य है कि इसका स्वाद क्या होगा। जैसे ही मेरे मन में यह विचार आता है, मुझे एक परिचित बोतल डिज़ाइन दिखाई देती है। यह मुड़ी हुई सांप जैसी पैटर्न से बनी एक बोतल है। यह उस हत्यारे पे के समान है जो मैंने पहले पिया था, लेकिन रंग थोड़ा अलग है। पहले ये काला था लेकिन अब यह नीला है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मैंने जल्दी से बोतल को घुमाया और सामने नाम देखा। उकसाने वाला इंस्टिगेटर। क्या आप इसे पीने वाले नहीं हैं? क्या आपको ये पसंद नहीं है? आप इसके बजाय यह आखिरी बोतल क्यों नहीं पीते? रोज़न ने बैग में आखिरी बोतल की ओर इशारा किया, हैरान होते हुए। पेय की बोतल बड़ी हुई लपटों की एक गेंद की तरह है। ये बहुत शानदार है। नहीं, मैं बस सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ। मैंने अवचेतन रूप से मना कर दिया, एक बहाना ढूंढ रहा था। जैसे ही ये विचार मेरे दिमाग में कौंधते हैं, मैं बोल पड़ता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि क्या मुझे इसे कुछ नाश्ते के साथ मिलाना चाहिए। जैसे ही मैं बोलता हूँ, मैं वह नाश्ता निकालता हूँ जो मुझे सीईओ हुआंग की गैर रक्त संबंधी पोती कैटी हुआंग ने दिया था। सूखे मशरूम का वह छोटा बैग। ये ड्राइड मशरूम्स बहुत डिलिशियस नहीं दिख रहे हैं। रोज़ान मेरे हाथ में ड्राइड मशरूम्स के बैग को कुछ सेकंड के लिए गंभीरता से देखती है, फिर हिचकिचाते हुए जवाब देती है।
ये स्पष्ट है कि उसे यह कहने में थोड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि मशरूम सूखा और काला दिख रहा है। इससे खतरे की घंटी बजती है और यह मुश्किल से ही भूख बढ़ा सकता है। आखिरकार मैंने इसे अच्छे इरादों से पेश किया था। ही मैं इस अवसर का लाभ उठाकर विषय बदल देता हूँ। तुम्हारे ड्रिंक का नाम क्या है? रोज़ान तुरंत पलटती है और मेज पर रखी बेवरेज बॉटल उठाती है। वह मुस्कान के साथ कहती है, ये है। डिज़ाइन कूल दिख रहा है ना? बेवरेज बॉटल का एक स्ट्रीमलाइन डिज़ाइन है जिस पर फुटप्रिंट थीम है। नाम है रिपोर्टर। यह मेरे से अलग है। मैं विनम्रतापूर्वक कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, अच्छा दिख रहा है। रोज़ान उस कैप को घुमाती है जो बहुत पहले खुल चुका है, जैसे कि वह एक घूंट लेने की तैयारी कर रही हो। मैं सहज रूप से उसे रोकना चाहता हूँ, लेकिन अपना मुंह खोलने के बाद मुझे एहसास होता है कि मेरे पास कोई कारण नहीं है। इसके अलावा रिपोर्टर बेवरेज का 1/3 हिस्सा चला गया है। इसका मतलब है कि रोज़ान इसे पहले ही पी चुकी है। अब उसे रोकने का कोई मतलब नहीं है। गल्प। रोज़ान बॉटल को नीचे करती है और कैप को वापस घुमाती है। इसका स्वाद बुरा नहीं है, ट्राई करो। ठीक है, मैं परफंक्टरली कहता हूँ। रोज़ान मुझे और अर्ज नहीं करती है। इसके बजाय वह प्लास्टिक बैग में बची हुई बेवरेज बॉटल्स की ओर इशारा करती है। तुम बॉटल्स भी बदल सकते हो। ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देता हूँ। किसी भी तरह से मैं इसे पीने का इरादा नहीं रखता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसे बदलता हूँ या नहीं। 2 सेकंड के विचार विमर्श के बाद मैं रोज़ान को देखता हूँ और पूछता हूँ, इसे पीने के बाद तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? कोई स्पेशल सेंसेशंस? क्या तुम्हें लगता है कि यह कोई ड्रग है? यह मॉडरेटली स्वीट और रिफ्रेशिंग है। चिलिंग के बाद खुशबू निश्चित रूप से बेहतर होगी। रोज़ान थोड़ा पिस्ट होकर कहती है। वह झूठ बोलती हुई नहीं लग रही है। इसका मतलब है कि उसे शायद रिपोर्टर बेवरेज से सुपर पावर्स नहीं मिली हैं। मैं सबकॉन्शियसली अपने आसपास का जायजा लेता हूं और महसूस करता हूं कि मेरे साथी कलीग्स ने रोज़ान के बेवरेजेस में से कुछ न कुछ पिया है, लेकिन उनमें से कोई भी एबनॉर्मैलिटी के कोई लक्षण नहीं दिखाता है। वे डेज्ड या कंफ्यूज्ड भी नहीं दिखते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि केवल असैसिन बेवरेज जिसका चयन मैंने पिछली बार किया था का ही कोई स्पेशल इफेक्ट हो? मैं सोचता हूं कि क्या इसे लकी माना जाता है या नहीं। मैं जल्दी से अपने डाउट्स को नियंत्रित करता हूं और अपने हाथ में इंस्टिगेटर बेवरेज को लहराता हूं। मुझे काम शुरू करने की ज़रूरत होगी। आगे बढ़ो, मुझे तुम्हें रोकने मत दो। रोज़ान कैजुअली अपना हाथ लहराती है। अपनी सीट पर लौटकर मैं बैठ जाता हूँ। मैं अपने सामने इंस्टिगेटर बेवरेज को देखता हूँ और गहरे विचार में पड़ जाता हूँ। लगभग 20 सेकंड के बाद मैं पानी पीने के लिए बनाए गए अपने बड़े मग का उपयोग करता हूँ। ये वह चीज़ है जिसे मैं पानी के सुखद घूंट लेने के लिए तैयार करता हूँ। मैं इंस्टिगेटर बेवरेज का कैप खोलता हूँ और अंदर के लिक्विड को उंडेलता हूँ। हालांकि मैं इस बेवरेज को पीने की योजना नहीं बनाता, मैं उत्सुक हूं कि अंदर का लिक्विड कैसा दिखता है और क्या इसमें कुछ स्पेशल पावर्स हैं। स्प्लैश। मैं सारा इंस्टिगेटर बेवरेज अपने मग में उंडेल देता हूं। ये बहुत कम है ना? ये निश्चित रूप से 500 मिलीलीटर नहीं है। मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन इस बेवरेज के मैन्युफैक्चरर को नीचा देखता हूं। मेरा मग छोटा नहीं है, लेकिन यह आमतौर पर 550 मिलीलीटर की मिनरल वाटर की बोतल को पूरी तरह से नहीं पकड़ सकता। दूसरे शब्दों में, जबकि इसमें काफ़ी इंस्टिगेटर दिख रहा था, मैन्युफैक्चरर ने वास्तव में कॉर्नर्स कट किए थे। ये डार्क ब्लू है, ये क्लियर है और यह काफ़ी एंटाइसिंग है। मैं मग में लिक्विड को ध्यान से ऑब्जर्व करता हूं और कुछ प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता हूं। इसके अलावा ड्रिंक किसी भी अन्य चीज़ से अलग नहीं है, कम से कम सतह पर तो नहीं। कुछ सोचने के बाद मैं मग में कुछ फेंकने का फैसला करता हूं ताकि ये देख सकूं कि कोई बदलाव होगा या नहीं। मैं क्या फेंकता हूं? मैं चारों ओर देखता हूं जब मुझे अचानक एक इंस्पिरेशन आता है। वे ड्राइड मशरूम्स। वैसे भी ये वह चीज़ नहीं है जिसे मैं खाने की योजना बना रहा हूं, इसलिए मैं इसे एक्सपेरिमेंट्स के लिए उपयोग कर सकता हूं। मैं वास्तव में एक जीनियस हूं। बिना किसी हिचकिचाहट के मैं पैकेजिंग को फाड़ता हूं और ब्लैक ड्राइड मशरूम्स को डार्क ब्लू लिक्विड में फेंकता हूं, उन्हें थोड़ा बाहर की ओर खींचते हुए और फैलते हुए देखता हूं। कोई बदलाव नहीं होता है। मैं सोचने लगता हूं कि मैं मामलों को ओवरथिंक कर रहा हूं। अचानक मेरे काम के चैट ग्रुप से संदेश आते हैं। मैं व्यस्त होने लगता हूं। लगभग 15 मिनट बाद मैं अपना काम खत्म करता हूं और अपनी गर्दन को स्ट्रेच करने की तैयारी करते हुए सिर उठाता हूं। अचानक मैं एक मशरूम देखता हूं, एक सफ़ेद और टेंडर मशरूम जिसके ऊपर लाल स्टार डॉट्स हैं। यह मशरूम कहाँ से आया? मैं नज़र घुमाता हूं और पता लगाता हूं कि यह मेरे मग में उग रहा है। यह हथेली के आकार का है। इसकी स्किन नहीं, इसकी सरफेस इतनी टेंडर और सपल है। कैप पर उसी ब्रीड के मशरूम्स हैं, बिल्कुल इसके हाथ और पैर की तरह। यह क्या है? मैं कंफ्यूज्ड हूँ।
उसी क्षण मशरूम हिलता है और कैप ऊपर की ओर बढ़ता है जैसे कि इसने अपना सिर उठा लिया हो। दो थोड़े बड़े लाल स्टार्स जो आंखों की तरह दिखते हैं मेरी निगाहों से मिलते हैं। ठीक वैसे ही मैं इसे देखता हूँ और यह मुझे देखता हुआ प्रतीत होता है। कुछ सेकंड बाद मशरूम अपने कई हाथ बाहर निकालता है और मग के किनारे का लीवरेज के रूप में उपयोग करके वह बाहर कूदता है। अगले सेकंड में ये फर्श पर कूदता है और ऑफिस दूर की ओर तेजी से भागता है। एफ तारांकन सीके, मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ। साथ ही मुझे एक समस्या का पता चलता है, मग में सारा इंस्टिगेटर बेवरेज चला गया है। लगभग सबकॉन्शियसली मैं खड़ा होता हूँ और मशरूम का पीछा करता हूँ। मुझे संदेह है कि यह इंस्टिगेटर बेवरेज और ड्राइड मशरूम्स के फ्यूजन से बना एक प्रोडक्ट है। मुझे जल्द से जल्द इस दुर्घटना को सुलझाना होगा जो मैंने पैदा की है। मशरूम शॉर्ट और अत्यंत तेज है। ये बिना किसी बाधा के ऑफिस से गुजरता है और इसका पता भी नहीं चला। दूसरी ओर मेरे कलीग्स द्वारा मुझे कई बार रोका जाता है और मेरे पास धीमा होने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। इसलिए हालांकि मशरूम के फुटस्टेप्स मेरे मुकाबले स्पष्ट रूप से छोटे हैं, ये फिर भी कंपनी से बच निकलता है। ये बगल वाली कंपनी में घुस गया। मैं सबकॉन्शियसली पीछा करता हूँ। इस क्षण बगल का सिक्योरिटी गार्ड मुझे रोकता है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? लंबा और मजबूत सिक्योरिटी गार्ड पूछता है। मेरा दिमाग दौड़ता है जब मैं एक एक्सक्यूज लेकर आता हूँ। मैं वाइस प्रेसिडेंट वू के लिए यहाँ आया हूँ। वाइस प्रेसिडेंट वू, सिक्योरिटी ऑफिसर मेरा विश्वास नहीं करता है। मैं फ्रंट डेस्क से पूछूंगा। जब वह फ्रंट डेस्क की ओर जा रहा होता है मैं दरवाजे के पास जाता हूँ और अंदर देखता हूँ। मैं जो देख रहा हूँ उससे हैरान हूँ। बगल वाली कंपनी के एम्प्लॉयज़ या तो ब्लैक हुडेड रोब्स पहने हुए हैं या अजीब कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं। वे एम्प्लॉयज़ डांस फॉर बिजनेस के समान किसी चीज़ के साथ नाच रहे हैं। एक कॉस्प्ले कन्वेंशन, एक मैस्करेड बॉल। अभी केवल सुबह के 9 बजे हैं। मैं फिर से कंफ्यूज्ड हूँ। अंदर घुसने के लिए स्नीक करना भूल जाता हूँ। तुम्हारा बॉस क्या कर रहा है? जब सिक्योरिटी गार्ड वापस आता है तो मैं पूछता हूँ। ये बहुत अजीब है। सिक्योरिटी ऑफिसर सिर हिलाता है। मुझे भी नहीं पता, मैं सिर्फ एक वर्कर हूँ। टीएस, जिस क्षण मैं वह सुनता हूँ ये स्पष्ट है कि वह खुद और उनके बीच एक क्लियर लाइन खींचने की कोशिश कर रहा है। मैं जोर देता हूँ, क्या तुम्हारा बॉस भी अंदर है? हाँ, वह वहाँ जो कुछ भी नहीं पहने हुए है। सिक्योरिटी गार्ड नॉनशलेंटली जवाब देता है। मैं अपनी निगाहें केंद्रित करता हूँ और मेरे मुंह का कोना अनवॉलंटरीली ट्विच करता है। परवर्ट, हालांकि मैं उनसे दूरी पर अलग हूँ, रास्ते में सभी अजीब ढंग से कपड़े पहने लोगों के साथ, मैं फिर भी नेकेड मैन को डार्क रेड रोब्स में बंधा हुआ देखता हूँ। जहाँ तक कि वह अपने शरीर के निचले आधे हिस्से पर कुछ पहने हुए है या नहीं, या वह क्या पहने हुए है, मैं इसे टेबल, चेयर्स और अन्य चीज़ों के कारण नहीं देख सकता जो रास्ते में हैं। संक्षेप में, वह आदमी मुझे जो इंप्रेशन देता है वह है एक परवर्ट, और वह S&M में भी हो सकता है। बेशक यह अनक्लियर है कि वह एक रियल परवर्ट है या सिर्फ कॉस्प्लेइंग कर रहा है। ठीक है, अब तुम अंदर जा सकते हो, सिक्योरिटी गार्ड कैजुअली कहता है। हाँ, मुझे अपने कान पर शक होता है। मैंने एक्सक्यूज देने की अपनी जल्दी में वाइस प्रेसिडेंट वू के लिए यहाँ होने के बारे में झूठ बोला था। मुझे बिल्कुल भी परमिशन मिलने की उम्मीद नहीं थी। मेरी मूल योजना थी कि जब सिक्योरिटी गार्ड फ्रंट डेस्क पर पूछताछ करने जाए तो मैं स्नीक कर जाऊं और उस मशरूम मैन को पकड़ लूं। हालांकि अंदर के लार्ज स्केल कॉस्प्ले सीन ने मुझे एक शॉक दिया जिससे मैं अस्थायी रूप से अपने आप से सवाल करने की डेज्ड स्टेट में पड़ गया। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे इस ओपनिंग का लाभ उठाने का मौका नहीं मिला। वाइस प्रेसिडेंट वू ने तुम्हें अंदर आने की परमिशन दे दी है। क्यों? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ? सिक्योरिटी गार्ड मेरे कंफ्यूजन को भांप जाता है। मैं और भी ज्यादा सरप्राइज हूँ। वाइस प्रेसिडेंट वू ने पर्सनली मुझे एंट्री की अनुमति दी। क्या वह मुझे अपनी मार्केटिंग टीम में खींचने की कोशिश कर रहा है? सिक्योरिटी ऑफिसर मेरी ओर देखता है। तुम वाइस प्रेसिडेंट वू से बहुत परिचित नहीं हो। मैं उनसे केवल कुछ ही बार मिला हूँ, मैं जल्दी से एम्फसाइज करता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड कंपनी के इंटीरियर को देखने के लिए मुड़ता है। ये देखकर कि वाइस प्रेसिडेंट वो पास में नहीं थे, वह कहता है, वाइस प्रेसिडेंट वो बात करना पसंद नहीं करते हैं। वह सवालों का जवाब नहीं देते हैं या इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हैं। बाद में हमने रूल्स का पता लगाया। जो कुछ भी वह स्पॉट पर ऑब्जेक्ट नहीं करते हैं वह उनका टैसिट अप्रूवल देना होता है। क्या ऐसा है? लेकिन यह अन्य कारणों से भी हो सकता है। मैं एक बार एक दोस्त को जानता था जो स्मार्ट नहीं था और स्लो रिएक्शन करता था। जब कोई दूसरा जोक शुरू कर रहा होता था तो उसे केवल पहला जोक समझ में आता था। शायद वाइस प्रेसिडेंट वो ऐसा ही व्यक्ति है। वह सवाल का जवाब नहीं देता क्योंकि वह अभी भी इन्फॉर्मेशन को डाइजेस्ट कर रहा है। उसे जवाब के बारे में सोचने के लिए 10 मिनट से ज़्यादा की ज़रूरत होती है। मैं सिक्योरिटी गार्ड के साथ आयु नहीं करता और बस मन ही मन बड़बड़ाता हूँ।
चूंकि मेरे पास इस तरह का एक अवसर है, मैं स्पष्ट रूप से परवाह नहीं करूंगा कि वाइस प्रेसिडेंट वू ने वास्तव में एक्विएस किया या क्रिएटर ने उसे लुक्स दिए लेकिन उसे इंटेलिजेंस देना भूल गया। मैं तुरंत सिक्योरिटी गार्ड के पास से गुजरता हूं और पड़ोसी कंपनी में प्रवेश करता हूं। मैं कमरे के किनारे को ध्यान से सर्कल करता हूं जो सभी प्रकार के क्रेजी डांसिंग के साथ शोरगुल में है। उस मशरूम मैन की तलाश कर रहा हूं जिसे मैंने गलती से बनाया था। स्कल डेकोरेशंस, ब्लड कलर्ड जूस, लेदर से बनी पेंटिंग। यह न केवल बगल का परवर्टेड बॉस एक मल्टी लेवल मार्केटिंग पर्सन है, बल्कि वह किसी अजीब कल्ट में भी विश्वास करता है। जैसे ही मैं अपने आसपास का स्कैन करता हूं, मेरे भागने की अर्ज बढ़ने के साथ मेरा दिल तेजी से धड़कता है। अगर मैं पहले से ही एक असैसिन नहीं होता और लीप ऑफ फेथ करने में सक्षम होता और एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स के कब्जे में होता, तो मैं निश्चित रूप से अब और रुकने की हिम्मत नहीं करता। जैसे ही मैं चलता हूं, मुझे एक लंबी टेबल दिखाई देती है जो ब्रेकफास्ट से भरी हुई है। इस क्षण एक लॉन्ग ब्लैक रोब और हुड में एक आदमी अचानक अपना सिर घुमाता है और मुझे देखता है। तुम कौन हो? वह हिचकिचाते हुए पूछता है। मैं बिना किसी स्क्रूपल्स के जवाब देता हूं, मैं एक एम्प्लॉय का कॉस्प्लेइंग कर रहा हूं। सिर्फ इसलिए कि आप सभी कल्टिस्ट्स या सभी प्रकार के अजीब आंकड़ों का कॉस्प्लेइंग कर रहे हैं, क्या वह मुझे एक सीरियस रोल करने से मना करता है? एम्प्लॉय आदमी मेरे शब्दों को कन्फ्यूजन में दोहराता है। वह हाई आईक्यू वाला नहीं लगता है। ये सच है, अगर मैं एक एमएलएम बिजनेस कर रहा हूं, तो मुझे निश्चित रूप से इस तरह का मेंबर ज़्यादा पसंद आएगा। उन्हें धोखा देना आसान है। मैं इस अवसर का लाभ उठाकर ब्लैक रोब मैन के पास से गुजरता हूं और लंबी टेबल तक जाता हूं। जैसे ही मैं अपनी निगाहें घुमाता हूं, मेरे दिल में अचानक खुशी की लहर दौड़ जाती है। मुझे वह मशरूम मैन दिखता है। ये रोस्टेड मशरूम्स के एक ढेर में पड़ा हुआ है, खुद को सॉस की एक परत से लपेट रहा है, ऑर्डिनरी नॉर्मल फूड होने का नाटक कर रहा है। हालांकि इसकी सडक्टिव ऑर्डर इसे बट्रे करती है। हालांकि लंबी टेबल पर बहुत सारा फूड है, ये फिर भी अलग दिखता है। इसका भी हाई आईक्यू नहीं लगता है। मैं धीरे धीरे पास आते हुए इग्नोर करने का नाटक करता हूँ। फिर मैं मशरूम मैन की ओर अपना हाथ बढ़ाता हूँ। इस क्षण एक फॉक मशरूम मैन को स्टैब करता है और मेरे उस तक पहुँचने से पहले ही उसे ऊपर उठा लेता है। मशरूम मैन संघर्ष करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसे एक फॉक के साथ एक ब्यूटीफुल लुकिंग मैन के मुंह में भर दिया जाता है और चबाया जाता है। बेचारा, चूंकि इसका कोई मुंह नहीं था, इसे स्क्रीम करने से पहले ही दूसरे पार्टी ने खा लिया। मैं क्या क्या गलत है? एंड्रोजिनस लुक्स वाला आदमी मशरूम खाते हुए मफल्ड वॉइस में पूछता है। क्या तुम ठीक हो? मैं हिचकिचाते हुए पूछता हूँ। गल्प। ब्यूटीफुल मैन मशरूम का आखिरी माउथफुल निगलता है। मैं ठीक हूँ। सच में तुम ठीक हो? मैं सबकॉन्शियसली पूछता हूँ। मुझे एक नैगिंग फीलिंग है कि मशरूम मैन जैसा एक स्ट्रेंज क्रिएचर इतनी आसानी से नहीं मरेगा। मैं ठीक हूँ। ब्यूटीफुल मैन सिर हिलाता है। तुम कौन हो? मैं वाइस प्रेसिडेंट वू के साथ हूँ। मैं तुम्हें कैसे एड्रेस कर सकता हूँ? मैं दूसरे पार्टी की कंडीशन को ध्यान से ऑब्जर्व करता हूँ। ब्यूटीफुल मैन का एक्सप्रेशन डूब जाता है। मैं मिस्टर अहूँ। मैं मुस्कुराने से पहले कुछ सेकंड के लिए उसे देखता हूँ। मैं वाइस प्रेसिडेंट वू के पास जा रहा हूँ। बिना किसी हिचकिचाहट के मैं अपनी मुस्कान बनाए रखता हूँ और जल्दी से लंबी टेबल छोड़ता हूँ और दरवाजे से बाहर निकल जाता हूँ। पड़ोसी कंपनी छोड़ने के बाद मैं स्टेबल की ओर मुड़ता हूँ और अपने एक्सप्रेशंस को रोके रखता हूँ। मैं अपना फ़ोन निकालता हूँ। हेलो, क्या ये पुलिस है? मुझे एक लार्ज स्केल पिरामिड स्कीम की साइट मिली है। मैं ईमानदारी से मिस्टर पुलिसमैन को बगल की कंपनी के बारे में अपने सस्पिशंस की जानकारी देता हूँ। आखिरकार ये कंपनी मेरे वर्तमान कंपनी में एम्प्लॉयड होने से पहले से मौजूद है। इतने सालों तक छिपा रहने में सक्षम होने का मतलब था कि वे एविडेंस को छिपाना और अपने ट्रैक्स को कवर अप करना जानते थे। साथ ही मैं वास्तव में ये साबित नहीं कर सकता कि बगल की कंपनी पिरामिड स्कीम में शामिल है। स्ट्रेंज कॉस्ट्यूम्स और एक्सेंट्रिक बिहेवियर कभी भी वैलिड चार्जेस नहीं होते हैं। मैंने पुलिस को इसलिए कॉल किया क्योंकि मैं मिस्टर की सेफ्टी को लेकर चिंतित था। उसने वह म्यूटेटेड मशरूम मैन खा लिया था। कौन जानता था कि अगर उसने थोड़ी देर और इंतज़ार किया तो क्या होगा। ऐसा नहीं था कि मैं उस पर मॉनिटर कर सकता था और समय पर प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता था। जहां तक कि पुलिस सुपरनैचुरल इवेंट से जुड़ी किसी भी चीज़ को सॉल्व कर सकती है या नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। ये लॉजिक के माध्यम से सिंपल डिडक्शन का परिणाम है। वह मीडियम जो एक्सेसिज्म में अच्छी है, मैडम डाई ऑफिसर डेंग की फियांसी हैं। पुलिस डिपार्टमेंट कोलैबोरेटर ओल्ड नील भी घोस्ट्स के प्रति सेंसिटिव हैं और स्पष्ट रूप से उनसे निपटने का एक सल्यूशन है। वह मिस्टीरियस कल्ट जिसके बारे में ऑफिसर डेंग ने मुझे वॉच आउट करने की याद दिलाई थी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बीइंग्स बना सकता है। इन पॉइंट्स के आधार पर यह कंक्लूड करना आसान है कि पुलिस के पास सुपरनैचुरल पावर्स की गहरी अंडरस्टैंडिंग है। चूंकि उनके पास एक गहरी अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए वे निश्चित रूप से इससे निपटने के लिए स्ट्रेंथ और सॉल्यूशंस की कमी नहीं रखेंगे।
अपना फ़ोन रखते हुए मैं बगल की कंपनी पर साइडवेज नज़र डालता हूं जो अभी भी नॉर्मल है। अपनी कंसर्न को दबाते हुए मैं अपनी डेस्क पर लौटता हूं और काम शुरू करता हूं। मैं पूरी सुबह अपने लास्ट प्रोजेक्ट के लिए सभी प्रकार के ट्रिवियल मैटर से प्लेग्ड रहा। मैं इतना व्यस्त था कि कंपनी के समय में पूप करने का भी समय नहीं मिला। जैसे ही नून आता है मेरा फ़ोन अचानक बज करता है। मैं इसे उठाता हूं और एक अनफेमिलियर नंबर देखता हूं। कौन है ये? एक स्कैमर, कोई एडवर्टाइजिंग एजेंट। ये लिस्टेड नहीं है। मैं उठाते हुए बड़बड़ाता हूं। हेलो, क्या आप वही थे जिसने पुलिस को कॉल किया था? आपने कहा था कि फेंगफे रोड पर 10-188 पर अरोरा कंपनी पर पिरामिड स्कीम में शामिल होने का संदेह है। फ़ोन के दूसरी ओर से एक थोड़ी टायर्ड वॉइस आती है। पुलिस पहले ही यहाँ है। क्या उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कर ली है? उस क्षण मेरे दिमाग में सवाल कौन थे इससे पहले कि एक सीन सतह पर आए। कॉस्प्लेयर कल्टिस्ट मिस्टर ए जो एक ब्यूटीफुल मैन जैसा दिखता है, गोल्डन स्पॉट्स वाले मशरूम से ढका हुआ है। वह लड़खड़ाते हुए पुलिस की ओर चलता है। कितना टेरिफाइंग। मैं मदद नहीं कर सकता लेकिन शिवर करता हूं और जल्दी से जवाब देता हूं, हाँ मैंने पुलिस को कॉल किया था। मुझे लगता है कि उनका बिहेवियर बहुत सस्पिशियस है। क्या क्या आपको कुछ मिला? वे एक लेजिट कंपनी है। लाइन के दूसरी ओर का पुलिसमैन साई करता है और कहता है, तुम यह नहीं सोच सकते कि वे पिरामिड स्कीम में शामिल हैं सिर्फ इसलिए कि वे सुबह सुबह पार्टीज करते हैं। अनगिनत कंपनीज हैं जो हर सुबह स्लोगन्स चिल्लाती हैं और यहाँ तक कि डांस भी करती हैं। लेकिन उनकी गैदरिंग को एक नज़र देखने पर आप बता सकते हैं कि यह नॉर्मल नहीं है। मैं सबकॉन्शियसली रिटॉर्ट करता हूँ। लाइन के दूसरी ओर का पुलिसमैन हेल्पलेसनेस से कहता है, क्या वे सुबह कॉस्प्ले नहीं कर सकते? क्या वे सुबह मैस्करेड पार्टी नहीं कर सकते? तुम उनके पीस को डिस्टर्ब करने की कंप्लेंट कर सकते हो, लेकिन तुम यह नहीं कह सकते कि वे पिरामिड स्कीम चला रहे हैं। उन्होंने पहले ही समझाया है कि यह कंपनी का कॉर्पोरेट कल्चर है। क्या हम इस तरह के कॉर्पोरेट कल्चर वाली कंपनी को कल्ट के रूप में डिफाइन कर सकते हैं? मैं मूल रूप से यह कहना चाहता हूं, लेकिन जब मैं एम्प्लॉयज़ को डॉग्स की तरह क्रॉल करने के लिए पनिश करने की न्यूज़ के बारे में सोचता हूं, तो मुझे लगता है कि बगल की कंपनी बहुत दूर नहीं गई है। हाँ, मुझे माफ़ करना। मैं बहुत सेंसिटिव था। मैं हेस्टली अपोलोजाइज करता हूँ। लाइन के दूसरी ओर का पुलिसमैन राहत की साई लेता है। भविष्य में ऐसा फिर मत करना। उसके खत्म होने का इंतज़ार किए बिना मैं ज़ोर से इंटरप्ट करता हूँ, क्या आपने कुछ डिस्कवर किया? क्या कोई ऐसा था जिसे मशरूम्स के कारण फूड पॉइजनिंग हुई हो? हम क्या डिस्कवर कर सकते हैं? वे सब कड़ी मेहनत कर रहे हैं। लाइन के दूसरी ओर का पुलिसमैन इम्पेशेंटली कहता है। वह एम्फसाइज करता है कि मुझे बहुत सेंसिटिव नहीं होना चाहिए और फ़ोन काट देता है। लगता है मिस्टर ठीक है। मैं रिलीव्ड हूँ। मैं खड़ा होता हूँ और चारों ओर देखता हूँ। इस क्षण ऑफिस में केवल 2 या 3 लोग बचे हैं जो अपने फूड डिलीवरी होने का इंतज़ार कर रहे हैं। अन्य कलीग्स पहले ही सेकंड फ्लोर पर ऑफिस कैंटीन में जा चुके हैं। सीईओ हुवैंग हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति बहुत जेनरस रहे हैं। वह पर्याप्त मील अलाउंस देते हैं, लेकिन ये सब हमारे एम्प्लॉय कार्ड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसका उपयोग केवल कैंटीन में किया जा सकता है। बेशक कंपनी कैंटीन का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है। इंग्रेडिएंट्स, क्वांटिटी या कुलिनरी स्किल्स के बावजूद वे सभी सैटिस्फैक्टरी हैं। एकमात्र प्रॉब्लम यह है कि स्टेपल्स में ज़्यादा वैरायटी नहीं है, केवल राइस, नूडल्स और वॉन्टन्स। कुछ एम्प्लॉयज़ को राइस नूडल्स या पैनकेक्स खाने के लिए केवल डिलीवरी फूड पर रिलाई करना पड़ता है। मेरे लिए यह कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक डिशेस में वैरायटी होती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि स्टेपल क्या है। मेरे मील अलाउंस का उपयोग न करना एक वेस्ट होगा। यह ऐसा नहीं है कि इसका उपयोग बाहर किया जा सकता है। अपने स्टमक को रब करते हुए मैं अपना ड्रॉअर खोलता हूँ, अपना एम्प्लॉय कार्ड निकालता हूँ और एलिवेटर की ओर दौड़ता हूँ। कैंटीन में प्रवेश करने के बाद मैं पहले विंडो सीट की तलाश करता हूँ। तभी विंडो के माध्यम से मैं डाउनस्टेयर्स खड़े लोगों की एक रो देखता हूँ। लीडर सीईओ हुवैंग हैं। सीईओ हुवैंग जल्दी से एक रोल्स रॉयस में बैठते हैं और यह एक ऑर्का के पीछे ड्राइव ऑफ हो जाती है। मैं उस लीडिंग का को जानता हूँ। मैं कल ही उसमें बैठा था। वह हमारी पार्टनर कंपनी के रोसागो की है। इस रेस के बारे में सोचते हुए मुझे अचानक थोड़ा नॉजियस महसूस होता है। मुझे लगता है कि मैं मोशन सिकनेस से पीड़ित हूँ। यह मिस्टर ज़ाराटुस्ट्रा हाई स्पीड रेल से आ गए हैं। सीईओ हुवैंग पर्सनली उन्हें फेच करने जा रहे हैं। वह इसे बहुत महत्व देते हैं। मैं अपने थॉट्स पर कंट्रोल करता हूं और अपनी निगाहें फूड सिलेक्शन विंडो पर वापस डालता हूं। इसके अलावा ये जॉब पहले ही हैंडओवर हो चुका है। आगे क्या होता है इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। एक परफेक्ट लंच करने के बाद मैं ऑफिस में वापस सॉन्टर करता हूं और एक नेक पिलो पर अपनी नेक को लीन करता हूं। मेरी दोपहर में थोड़ी देर सोने की एक हैबिट है, नहीं तो मैं दोपहर में ग्रॉगी रहूंगा। और मुझे ऑफिस में रैंडम नॉइज़ेस से डिस्टर्ब होने से बचने के लिए अपनी आफ्टरनून नैप के दौरान म्यूज़िक सुनने की ज़रूरत है।
मैं जल्दी से अपने इनर ईयर हेडफोन्स लगाता हूँ, एक म्यूजिक प्लेयर ओपन करता हूँ और आज की ललबाई की तलाश शुरू करता हूँ। एक नया सॉन्ग है, ये ओवरसीज से है और यह काफ़ी अच्छा कर रहा है। मैं इस पर नज़र डालता हूँ, मेरी इंटरेस्ट पीक्ड होती है। मेरी आफ्टरनून नैप के दौरान मेरे चॉइस का म्यूज़िक हमेशा फॉरेन लैंग्वेजेस के सॉन्ग्स की ओर ज़्यादा इंक्लाइंड रहा है, क्योंकि अगर मैं सुनने पर फोकस नहीं करता तो इसे समझना आसान नहीं होगा और मैं लिरिक्स के बारे में ज़्यादा परवाह नहीं करूँगा। मैं अपनी इमेजिनेशन को वाइल्ड नहीं होने दूंगा। रिव्यूज़ ठीक हैं, मैं जल्दी से सॉन्ग खरीदने का फैसला करता हूँ। जब ट्रांसलेटेड किया जाता है तो सॉन्ग का टाइटल है एडवांस। एडवांस, इसका सिंगर एल्जर विल्सन है। मैं इस सिंगर की इन्फॉर्मेशन चेक करता हूं और पाता हूं कि वह काफ़ी इंस्पिरेशनल है। वह ओरिजिनली सिर्फ एक क्रू मेंबर था जो सी में ड्रिफ्टेड हो गया था, लेकिन बहुत हार्डशिप के बाद वह एक सिंगर बन गया। एक डेज में मैं अपनी आंखें खोलता हूं। होली SH*T, मैं कब सो गया? मुझे बिल्कुल भी रिकलेक्शन नहीं है। मैं ब्लैंकली चारों ओर ग्लांस करता हूं और अपने कलीग्स को उनके रिस्पेक्टिव क्यूबिकल्स में काम करते हुए पाता हूं। मुझे बस इतना याद है कि मैं एक सॉन्ग सुनने की तैयारी कर रहा था और मैं यहाँ हूँ। क्या मैं ब्लैक आउट हो गया? मैंने ड्रिंक नहीं किया। आउच, मेरा सिर दुख रहा है, मुझे बहुत डिजी लग रहा है, मैं वॉमिट करना चाहता हूँ। इस क्षण मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं अभी अभी हैंगओवर से उठा हूँ। बेशक ये सिर्फ एक फीलिंग है, क्योंकि मैं कभी ड्रंक नहीं हुआ हूँ। अपने टेम्पल्स को रब करने के लिए अपने हाथ उठाते हुए मैं म्यूजिक प्लेयर पर ग्लांस करता हूँ और पाता हूँ कि वह प्लेइंग करना बंद कर चुका है। एडवांस, एडवांस, हाँ, मैं ये सॉन्ग सुन रहा था। मुझे इसकी मेलोडी बिल्कुल याद नहीं है। कंफ्यूज्ड होकर मैं फिर से सॉन्ग की रिव्यूज़ पर क्लिक करता हूँ। नाइस, एन अनप्रेसिडेंटेड एक्सपीरियंस, एक्सीलेंट प्लेजर ... चूंकि मैंने पहले कुछ पेजेस पर रिव्यूज़ पढ़ी हैं, मैं केवल कुछ कैजुअल ग्लांसेस लेता हूँ और अंत तक स्क्रॉल करता हूँ। इस सॉन्ग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसने मेरे क्रॉनिक इंसोम्निया को ठीक कर दिया। द प्योरेस्ट एंड मोस्ट पंक डेथ रॉक। इस सॉन्ग ने मुझे फेंट कर दिया। यह एक डिस्क्रिप्शन नहीं है, बल्कि लिटरली जो हुआ। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि ह्यूमंस ऐसी साउंड्स कैसे बना सकते हैं। अगर तुम एक मैन हो तो 30 सेकंड्स तक लास्ट करने की ट्राई करो। ... ये सॉन्ग थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है। मैं इस तथाकथित डेथ रॉक को फिर से नहीं सुनूंगा। मैं कुछ सेकंड के लिए अपने टीथ ग्रिट करता हूं, इससे पहले कि एक और रिव्यू ऐड करने का फैसला करूं। एन अनप्रेसिडेंटेड फॉर्म ऑफ म्यूजिक, इट ट्रांसेंड्स ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। मुझे दूसरों को भी इसका एक्सपीरियंस करने देना होगा। मैं सेल्फिश नहीं हो सकता। मिस्टीरियस ब्लैकआउट के लिए एक प्रीलिमिनरी एक्सप्लेनेशन मिलने के बाद मैं अपने हेडफोन्स उतारता हूं और काम के लिए प्रिपेयर करता हूं। हालांकि मेरा सिर डिजी है और मेरा फॉरहेड दर्द से थ्रॉबिंग कर रहा है। समय समय पर मुझे डिस्गस्टेड महसूस होता है। यह उस हीट स्ट्रोक से बहुत ज़्यादा बुरा है जिससे मैं पहले पीड़ित था। यहाँ तक कि ऑफिस की पावरफुल एयर कंडीशनिंग भी मेरे डिस्कम्फर्ट को कम करने में असमर्थ है। नहीं, मुझे चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्रैश होने वाला हूँ। मैं खुद को शांत करने की ट्राई करता हूँ, लेकिन मैं अभी भी होल्ड ऑन नहीं कर सकता। लकीली CEO हु वैंग हमेशा जेनरस रहे हैं। हर एम्प्लॉय के पास डॉक्टर्स नोट के बिना 2 दिनों की पेड मेडिकल लीव होती है। मैं जल्दी से टाइम ऑफ के लिए एक रिक्वेस्ट लिखता हूं और डायरेक्टर आई के ऑफिस की ओर जाता हूं ताकि उनके सिग्नेचर के लिए पूछ सकूं। शायद इसलिए कि मेरा कम्प्लेक्शन वास्तव में खराब है, डायरेक्टर आई मेरे लिए चीज़ों को डिफ़िकल्ट नहीं बनाते हैं। कंसर्न से वह मुझसे ये भी पूछते हैं कि क्या मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए किसी की ज़रूरत है। ज़रूरत नहीं है, यह इतना सीरियस नहीं है। मैं अभी भी अपने फेस की परवाह करता हूं। अगर मैं इसे खुद सॉल्व कर सकता हूं तो मैं कभी मदद नहीं मांगूंगा। ठीक है, वापस जाओ और अच्छी तरह से रेस्ट करो। अगर दोपहर में कुछ अर्जेंट होता है तो मैं किसी और को अरेंज करूंगा। डायरेक्टर आई इंसिस्ट नहीं करते हैं। बिल्डिंग से बाहर मैं बिना किसी हिचकिचाहट के एक राइड शेयर लेता हूं। मैं बस लेने का स्ट्रॉन्ग फ्रंट नहीं डालता। ज़रूरत पड़ने पर मैं हमेशा पैसे खर्च करने को तैयार रहा हूं। मुशु हॉस्पिटल बहुत जल्द का आती है। मैं उसमें बैठता हूं और पहले अपने डेस्टिनेशन को वेरीफाई करता हूं। मुशु हॉस्पिटल आसपास के एरियाज़ के बेहतर पब्लिक हॉस्पिटल्स में से एक है, लेकिन ये सबसे अच्छा नहीं है। इसलिए वहाँ कम पेशेंट्स होते हैं और इमरजेंसी डिपार्टमेंट के लिए लंबी लाइन नहीं होगी। वह हॉस्पिटल जहाँ बाय एलन कल रात गई थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। हालांकि मैं वहाँ पहले कभी नहीं गया हूँ, मुझे एक नैगिंग फीलिंग है कि यह बहुत रिलायबल है। ओके, ड्राइवर बस जवाब देता है और कार स्टार्ट करता है। टाइम बीतता जाता है जैसे जैसे मैं धीरे धीरे अलाइव महसूस करता हूँ। मेरा सिर अब उतना डिजी नहीं है और मुझे अब कोल्ड स्वेट नहीं आता है। थ्रॉबिंग पेन पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है। होली FCK, क्या मैंने ऐसा हॉस्पिटल चुना है जो बहुत दूर है? मुझे डर है कि जब तक मैं हॉस्पिटल पहुंचूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा।
मेरे मन में एक स्ट्रेंज थॉट आए बिना नहीं रहता। जैसा कि यह पता चला है, ये विशफुल थिंकिंग नहीं है। जब ड्राइवर मेरे डेस्टिनेशन पर पहुंचता है, मैं पूरी तरह से अवेक और अलाइव हूँ। मुझे थोड़ी भूख भी लगती है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट जाने की ज़रूरत नहीं है। इंस्पेक्शन के एक राउंड के बाद मुझे यकीन है कि मैं एक अच्छी कंडीशन में हूँ। इस प्रकार मेरा एकमात्र ऑप्शन है कि मैं इस स्पेयर टाइम का अपने लिए आनंद लूँ। आखिरकार मैंने पहले ही टाइम ऑफ ले लिया है और इसे कैंसिल करने का कोई तरीका नहीं है। गेम्स खेलने के लिए घर लौटें, देखने के लिए कोई मूवी ढूंढें। राइट, मुझे अभी भी ड्रीम ट्यूटरिंग क्लासेस में रजिस्टर करना है। पेड होने के बाद मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वैसे भी मैं अभी फ्री हूँ। मैं अपना फ़ोन उठाता हूँ, ट्यूटरिंग सेंटर के एड्रेस की वह पिक्चर ढूंढता हूँ जिसे मैंने लिया था, एक और राइट शेयर कॉल करता हूँ और वहाँ जाता हूँ। हेलो, मैं आपकी ट्यूटरिंग क्लास के बारे में और जानना चाहूँगा। मैं मेल रिसेप्शनिस्ट का सामना करते हुए सीधे यह नहीं कहता कि मैं साइन अप करने जा रहा हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगता है कि यह ट्यूटरिंग सेंटर थोड़ा स्ट्रेंज है। ये वास्तव में विमेन के बजाय मेन को रिसेप्शनिस्ट्स के रूप में उपयोग करता है। मैं मेन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि विमेन ज़्यादा पेशेंट और जेंटल होती हैं। रिसेप्शनिस्ट संक्षेप में उनके पास मौजूद कोर्सेज का परिचय देता है, इससे पहले कि पूछे आप क्या चाहेंगे। ये फेलो इतना सिली है कि वह उस डैनी के कॉम्परेबल है। क्या यह इस ट्यूटरिंग सेंटर की थीम है? मैं हल्के से कॉफ करता हूं और कहता हूं, वीकेंड बिजनेस इंग्लिश। ये हमारे ड्रीम ट्यूटरिंग क्लासेस में सबसे अच्छा कोर्स है। हमारी प्रिंसिपल इसकी इंचार्ज हैं और उन्होंने कुछ फॉरेन टीचर्स को भी इनवाइटेड किया है। रियल फॉरेन टीचर्स, रिसेप्शनिस्ट बिना रुके कहता है। अगर आप अभी साइन अप करते हैं तो हम आपको अभी भी डिस्काउंट दे सकते हैं। ओरिजिनल प्राइस 8,888 युआन है, लेकिन अब ये केवल 6,666 है। क्या आपकी प्रिंसिपल बहुत केपेबल हैं? मैं पूछने का अवसर लेता हूँ। रिसेप्शनिस्ट कॉरिडोर की ओर इशारा करता है। उन्होंने कई सालों तक अब्रॉड में स्टडी की है और बहुत सारी लैंग्वेजेस में महारत हासिल की है। उनके पास एजुकेशन में पीएचडी भी है। मैं रिसेप्शनिस्ट की फिंगर को ट्रेस करता हूँ और कॉरिडोर में अजर क्लासरूम दूर पर नज़र डालता हूँ। जो क्लास ले रही है वह एक वुमन है। उनका साइड बाहर की ओर फेसिंग कर रहा है और उन्होंने एक पेयर ऑफ लूज जीन्स पहनी हुई है। उनके अपर बॉडी पर फ्लावर्स के साथ एक वाइट स्लिम फिट शर्ट है। उनके हेयर ब्राउन डाइड हैं और उन्होंने अपने हेयर को बन में बांधा हुआ है। इसके अलावा मेरे असैसिन विजन के आधार पर मैं प्रिंसिपल का साइड प्रोफाइल स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। वह बहुत बूढ़ी नहीं है, केवल अपनी 20s में। उनके फेस पर कुछ बेबी फैट है और उनके फेस के कॉन्टूर्स बहुत एक्सक्विजिट हैं। वह शायद बहुत अच्छी दिखती हैं। हमारी प्रिंसिपल बहुत नॉलेजेबल हैं। पॉलीग्लॉट होने के अलावा वह ड्रॉ करना, ऑयल पेंटिंग्स, स्केचेस, वाटरकलर पेंटिंग्स और सभी प्रकार की पेंटिंग्स करना जानती हैं। वह एंटीक और डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का अप्रेस करना भी जानती हैं। वह प्रैक्टिकली एक ऑलराउंडर हैं। रिसेप्शनिस्ट के टोन में एडमरेशन भरी है। जैसे ही मैं जवाब देने वाला होता हूँ, एक मैन ट्यूटरिंग सेंटर में चलता है। देखिए, ये हमारे फॉरेन टीचर मिस्टर एंडरसन हुड हैं। रिसेप्शनिस्ट तुरंत उनका परिचय देता है। वह कम से कम 10 लैंग्वेजेस में प्रोफिशिएंट हैं। वह आपसे अकेले कम्युनिकेट कर सकते हैं और आपकी एक्सेंट को ट्रेन कर सकते हैं। अपनी आई के कॉर्नर से मैं ब्लॉन्ड हेयर और ब्लू आइज वाले एक फॉरेन यंग मैन को देखता हूँ। उन्होंने एक वाइट शर्ट और ब्लैक वेस्ट पहनी हुई है। उन्हें टेस्ट करने के इरादे से मैं इंग्लिश में स्विच करता हूँ। हेलो, आप कौन सी लैंग्वेजेस जानते हैं? आप इस ट्यूटरिंग सेंटर में कितने समय से टीचिंग कर रहे हैं? एंडरसन हुड नाम के ट्यूटर अपने पॉकेट्स में अपने हैंड्स डाले हुए हैं जैसे ही वह मुस्कुराते हैं और कहते हैं, #%%#। वह क्या कह रहा है? साथ ही अपने पॉकेट्स में अपने हैंड्स रखने के तरीके से यह आदमी इतना familiar क्यों दिखता है? एंडरसन मेरी ओर ग्लांस करता है और चकल्स करता है। कैसा है? मेरी मॉरिशन क्रियोल बुरी नहीं है ना? इस बार वह इंग्लिश का उपयोग करता है, फिर वह इसे चाइनीज़ में ट्रांसलेट करता है। मैं नहीं समझता, मैं ईमानदारी से जवाब देता हूँ। मैं ये निश्चित नहीं हो सकता कि उसने पहली बार में कौन सी लैंग्वेज बोली थी। एंडरसन टीएक्स करता है और कहता है, ऐसा लगता है कि तुम्हें लैंग्वेजेस में कोई टैलेंट नहीं है। तुम मुझसे पेंट करना क्यों नहीं सीखते? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। एक पल के लिए मैं एंडरसन हुड को कैसे जवाब दूं, इस पर मैं लॉस में हूँ। मुझे डर है कि जैसे ही मैं अपना मुंह खोलूंगा, मैं उसके साथ झगड़ा कर बैठूंगा। कुछ सेकंड के बाद मुझे आखिरकार एक अपेक्षाकृत यूफेमिस्टिक सॉल्यूशन मिलता है। ओह, क्या तुम पेंट भी कर सकते हो? रिसेप्शनिस्ट उत्सुकता से कहता है, वह बहुत सारी चीज़ें जानता है। वह ओरिजिनली हमारे देश में बैंटर सीखने आया था, ये दावा करते हुए कि वह सभी प्रकार की चीज़ों में प्रोफिशिएंट है। वह सार्काज़म जैसा लगता है। रिसेप्शनिस्ट और यह फॉरेन टीचर अच्छे टर्म्स पर नहीं लगते हैं।
मुझे आश्चर्य है कि क्या वह सच बोल रहा है या सिर्फ जोकिंग कर रहा है। हालांकि मैं लोगों को ऑब्जर्व करने में विशेष रूप से अच्छा नहीं हूँ, उसका बिहेवियर थोड़ा ऑब्वियस है। हाँ, अगर तुम बैंटर सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें भी सिखा सकता हूँ, एंडरसन हुड एक वेल एनंसिएटेड चाइनीज एक्सेंट के साथ कहता है। हम देखेंगे। मैं करंट सिचुएशन के बारे में थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ और मेरे पास मैं अपना शेड्यूल चेक करूंगा जैसा कोई परफंक्टरी चीज़ कहने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। एंडरसन को ऑफिस में जाते हुए देखने के बाद मैं अपना सिर घुमाता हूं और मेल रिसेप्शनिस्ट से पूछता हूं, क्या मैं उसकी क्लास के लिए साइन अप नहीं कर सकता? वह आपके राइट्स में से एक है। मेल रिसेप्शनिस्ट एक्साइटेड दिखता है। एक वाइज चॉइस। फिर वह मुझे एक थम्स अप देता है। ये फॉरेन टीचर एंडरसन, क्या वह इतना बुरा है? मैं ऑफिस की डायरेक्शन में देखता हूँ। मेल रिसेप्शनिस्ट चकल्स करता है। ईमानदारी से कहूँ तो वह बहुत केपेबल है। उसकी एकमात्र फ्लॉ है, वह रुकता है। वह क्या है? मैं जवाब में पूछे बिना नहीं रह सकता। मेल रिसेप्शनिस्ट सोलम हो जाता है कि वह म्यूट नहीं है। हा, मैं हंसता हूँ, आधा सिंसियर और आधा पोलाइट। फिर मैं उत्सुकता से पूछता हूँ, क्या लोग उसकी क्लासेस के लिए साइन अप करते हैं? हाँ, काफ़ी लोग। मेल रिसेप्शनिस्ट अपने लिप्स कर्ल करता है। क्या वे अवेयर नहीं है कि साइन अप करने के बाद तुम क्लासेस से विथड्रॉ नहीं हो सकते और टीचर्स को स्विच नहीं कर सकते? मैं ज़्यादा डिटेल्स इकट्ठा करने का अवसर लेता हूँ। नहीं, मेल रिसेप्शनिस्ट जल्दी से मुझे करेक्ट करता है। हमारे पास एक ट्रायल लेसन है। अगर तुम सेटिस्फाइड नहीं हो तो तुम एक और टीचर को स्विच कर सकते हो। वह रुकता है और हंसता है। ठीक है, तुम्हें पता है कुछ लोग बस मॉक किए जाने और ट्रैम्पल किए जाने को पसंद करते हैं। यह ऐसा लगता है कि उनके पास एक स्पेशल फेटिश है। मैं आगे पूछना बंद कर देता हूँ। तो मैं आपकी प्रिंसिपल की क्लास के लिए साइन अप करूँगा। क्या वीकेंड क्लासेस हैं? हाँ, मेल रिसेप्शनिस्ट जल्दी से इंट्रोडक्शंस करता है। मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। 6,666 युआन पे करने के बाद मैं ड्रीम ट्यूटरिंग क्लासेस की वीकेंड बिजनेस इंग्लिश क्लास के लिए साइन अप करता हूँ। ड्रीम ट्यूटरिंग क्लासेस छोड़ने के बाद मैं बिल्डिंग नहीं छोड़ता हूँ। इसके बजाय मैं एक क्वाइट कॉर्नर ढूंढता हूँ और एयर कंडीशनर का फील लेता हूँ। फिर मैं आज की इवेंट्स का एक रिकॉर्ड बनाता हूँ। एक कमर्शियल स्पाई बनने के लिए एक कमर्शियल स्पाई की तरह एक्ट करना पड़ता है। मुझे मिस हुवैंग के पेमेंट के अनुरूप रहना होगा। हो गया। मैं कैजुअली अपना फ़ोन टैप करता हूं और डिपार्टमेंट चैट पर देखता हूं ताकि मैं कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिसेस मिस न करूं। रोज़ान, ध्यान दें, सीईओ हुवैंग एक वीआईपी को विजिट के लिए ला रहे हैं। सब लोग कृपया ज़्यादा प्रोफेशनल बने। वीआईपी, ओह, वह क्लाइंट जिसका नाम ज़ाराटुस्ट्रा है। मैं वास्तव में उससे फिर से चूक गया। लगता है कि हमारी मुलाकात होनी डेस्टिन नहीं है। मैं अपना फ़ोन पकड़ता हूं और सोचता हूं कि आगे क्या करना है। मेरे लिए नॉन वीकेंड डे पर दोपहर में फ्री टाइम का होना रेयर है। मैं इसे वेस्ट नहीं कर सकता। मैं एक मूवी देखने जाता हूँ। इस समय ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। इस विचार के साथ मैं तुरंत बगल के बड़े मॉल की ओर जाता हूँ। फिर मैं 4th फ्लोर तक एलिवेटर लेता हूँ और सिनेमा की तलाश शुरू करता हूँ। एक साइनिंग इवेंट है। चारों ओर देखते हुए मैं एक लार्ज बुक स्टॉर के एंट्रांस पर बहुत से लोगों को लाइन लगाए हुए देखता हूँ। यह ऑब्वियस है कि एक फेमस ऑथर यहाँ एक फैन साइनिंग इवेंट करने के लिए है। कुछ क्यूरियोसिटी के साथ मैं जानबूझकर पास से गुजरता हूँ और कुछ पोस्टर स्टैंड्स देखता हूँ। रोमांस क्वीन, स्लैकर विदाउट ए ड्रीम, ये पेन नेम है। आजकल के ऑथर्स के वास्तव में अजीब पेन नेम्स होते हैं। मैं फैन साइन इवेंट के ऑथर को नहीं जानता, नहीं मेरी फन में शामिल होने की कोई इच्छा है। बेशक मैं अभी भी थोड़ा क्यूरियस हूँ कि ऑथर कैसा दिखता है। आखिरकार कुछ पोस्टर स्टैंड्स जो ब्लॉक नहीं हैं, उन्होंने मुख्य रूप से रोमांस क्वीन की न्यू बुक का परिचय दिया, बिना किसी पिक्चर्स के। मूवी के बाद मैं एक नज़र डालूंगा। मैं खुद से बड़बड़ाता हूँ और रोड साइंस का अनुसरण करते हुए मॉल के दूसरी तरफ जाता हूँ। रोड के अंत में मुझे सिनेमा मिलता है। चूंकि मैंने सोचा नहीं है कि क्या देखना है, मैं लॉबी में रुकता हूँ और प्रमोशनल पिक्चर्स से कुछ ऐसा ढूंढता हूँ जो मेरी इंटरेस्ट को पीक करे। अचानक मुझे अपने सामने की लाइट डिम महसूस होती है। एक टॉल मैन मेरे बगल में दिखाई देता है। वह बहुत टॉल है। वह लगभग 2 मीटर्स का है। मैं अपनी आई के कोना से उसे देखता हूं और महसूस करता हूं कि वह एक बास्केटबॉल प्लेयर जैसा दिखता है। वेट, वह मेरे नेबरहुड के पास की जूनियर हाई स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए लग रहा है। होली SH*T, वह केवल मिडिल स्कूल में है और वह पहले से ही 2 मीटर्स टॉल है। आजकल के बच्चे क्या खाते हैं? और उसने अपने हेयर को ब्राउनिश येलो डाई कर रखा है। क्या उसे क्लासेस अटेंड करने की ज़रूरत है? ठीक है, अब समर वेकेशन है। लेकिन तुम समर वेकेशन के दौरान अपनी स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहने हुए हो? जैसे ही मैं लैम्पून करता हूँ, मैं विपरीत डायरेक्शन में एक स्टेल्थी कदम उठाता हूँ, कहीं वह बच्चा मुझे एक ड्वार्फ जैसा न दिखाए। इस बीच
मुझे वह मूवी मिल जाती है जिसे मैं देखूंगा। मुझे ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। द पायरेट 3 क्रेजी एडवेंचरर। करस्पॉन्डिंग प्रमोशनल पिक्चर्स में एक टॉप हैट और ट्रेंच कोट में एक मैन लाइटनिंग, वेव्स और स्टॉर्म्स के बीच खड़ा है, जिसके चारों ओर 3 रेट्रो पायरेट शिप्स हैं और प्रत्येक शिप के बो पर एक ब्यूटीफुल फीमेल पायरेट खड़ी है। ये चैप्टर का रिलीज पुश बैक कर दिया गया था। फाइनल चैप्टर कल रिलीज होगा। कटलफिश की नई बुक एम्बर्स एड इन्फिनाइटम को प्रमोट करने के लिए फिर से लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज से बेहतर सेटिंग के साथ एक वेल थॉट आउट और डिटेल्ड अपोकलिप्टिक साइबरपंक वर्ल्ड के लिए तैयार रहें। ध्यान दें कि स्टोरी की बिगिनिंग स्लो है, शायद और भी स्लो LOTM की तरह, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप कॉइन्स के साथ सभी अवेलेबल चैप्टर्स अनलॉक करें ताकि बुक कंटिन्यूड रहे, अन्यथा ये ट्रायल रीड्स में ड्रॉप कर दिया जाएगा। कटलफिश पर फेथ रखें। साथ ही कृपया कंटिन्यूड रहने पर भी कॉइन्स में चैप्टर्स अनलॉक करके कटलफिश को सपोर्ट करना जारी रखें। सिनॉप्सिस नीचे। हमारा प्रोटैगनिस्ट शैंक जियान्याओ क्रेजी है, लिटरली क्रेजी, कम से कम डॉक्टर्स ने यही कहा। पंगु बायोलॉजी की एक विशाल अंडरग्राउंड बिल्डिंग में रहते हुए एशलैंड्स के रूप में जाने जाने वाले इस अपोकलिप्टिक वेस्टलैंड में बचे हुए कुछ फैक्शंस में से एक वह अनफैथमेबल तरीकों से एक्ट करता है जो हेड स्क्रैचिंग, कॉमिकल और श्रूड हैं। तो क्या वह वास्तव में क्रेजी है? शायद उसका एक ग्रैंड ड्रीम है, ह्यूमैनिटी के सभी को सेव करना। इस ड्रीम से जटिल रूप से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा है जिसमें एशलैंड्स में हर कोई विश्वास करता है। डेंजर और फैमन से दबे एक विशेष रुइन में गहरे एक नई वर्ल्ड की ओर जाने वाला एक पाथ इंतजार कर रहा है। नई वर्ल्ड में कदम रखने के लिए किसी को केवल एक स्पेशल की खोजने और उस सर्टन दूर को खोलने की ज़रूरत है। वहाँ लैंड बाउंटीफुल है, मानो मिल्क और हनी स्वतंत्र रूप से बहते हैं। सनलाइट डार्जलिंग है, मानो सभी कोल्डनेस और डार्कनेस धुल गए हैं। लोगों को अब डेजोलेशन, मॉन्स्टर्स, इन्फेक्शंस, म्यूटेशंस और सभी प्रकार के डेंजर्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहाँ चिल्ड्रन जॉयस हैं, अडल्ट्स हैप्पी हैं, सब कुछ ठीक है जैसा उन्हें होना चाहिए। एशलैंड्स में घूमने वाला हर एंटिक्वेरियन, रूइन हंटर और हिस्टोरियन जानता है वह न्यू वर्ल्ड है। द पायरेट 3 क्रेजी एडवेंचरर। ये ठीक लग रहा है। यह उस तरह की पॉपकॉर्न फ्लिक होनी चाहिए जिसका मैं आनंद लेता हूँ। मैं चारों ओर देखता हूँ और एक प्रीलिमिनरी डिसीजन लेता हूँ। मैं जल्दी से अपना फ़ोन निकालता हूँ और फिल्म रिव्यू वेबसाइट पर लॉग इन करता हूँ ताकि इसके स्कोर और रिव्यूज़ को चेक कर सकूँ। द एस्थेटिक्स आर शैलो, द प्लॉट इज सिंपल एंड क्रूड। स्पेशल इफेक्ट्स और कुछ एक्ट्रेसेस के अलावा और कुछ नहीं है। प्रोटैगनिस्ट केवल कूल एक्ट करना जानता है और उसमें ज़ीरो एक्टिंग स्किल्स हैं। नथिंग डीप एट ऑल। यह एक पासेबल कमर्शियल फिल्म है, लेकिन ये केवल पासेबल है। FCK इस तरह की रिव्यूज़। मुझे इस तरह की मूवीज़ पसंद हैं। मैं बस टाइम किल करने के लिए इसे देख रहा हूँ और मुझे डीप थॉट प्रोवोकिंग शोज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं रिव्यूज़ पढ़ता हूँ और पाता हूँ कि यह इतना बुरा नहीं है। मुझे एक रफ आइडिया है। पोस्टर के सामने मेरे बगल में खड़ा जायंट मिडिल स्कूल स्टूडेंट पहले ही टिकट्स खरीदने के लिए चला गया है। द पायरेट 3 के लिए एक टिकट अर्लीस्ट टाइम स्लॉट। मैं तभी जाता हूं जब मिडिल स्कूल स्टूडेंट मॉल में कहीं और चला जाता है। मैं कंट्रास्ट को इतना अपैरेंट नहीं करना चाहता। यह मुझे इन्फीरियर महसूस कराता है। अगले टाइम स्लॉट के लिए अभी भी 15 मिनट्स हैं, टिकट सेल्स स्टाफ मुझे सूचित करता है। ठीक है, मैं शॉपिंग करने की प्लान नहीं बनाता हूं, इसलिए मैं बैठने और वेट करने के लिए एक जगह ढूंढने का फैसला करता हूं। आखिरकार वे बहुत जल्द अंदर एंट्री अलाउ कर देंगे। बेशक उससे पहले मैं एक मीडियम साइज्ड आइस्ड कोक और बटर पॉपकॉर्न की एक सर्विंग खरीदता हूं। मुझे स्पष्ट रूप से पॉपकॉर्न फ्लिक को पॉपकॉर्न के साथ मैच करना होगा, नहीं तो इसे एंजॉयमेंट कैसे कहा जा सकता है। अतीत में मैं शायद ही कभी मूवीज़ देखता था, सिर्फ खुद को ओवरवेटिंग से रोकने के लिए। और अब मेरा वेट मेरे यूनिवर्सिटी डेज में वापस आ गया है और यह बहुत मस्क्यूलर है। यही लाइफ की ब्यूटी है। जल्द ही मैं साइंस के अनुसार वेन्यू में एंटर करता हूं और अपनी सीट ढूंढता हूं। भले ही यह ऑफिस आवर्स है, ऑडियंस में काफ़ी लोग हैं। उनका एक बड़ा हिस्सा स्पष्ट रूप से स्टूडेंट्स हैं। समर वेकेशन। मुझे भी समर वेकेशन चाहिए। मैं आइस्ड कोक का एक सीप लेता हूं और अपने 3D ग्लासेस पहनता हूं। इस क्षण 2 मीटर टॉल मिडिल स्कूल स्टूडेंट आइल के साथ मेरी ओर चलता है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मेरे और सामने की रो के बीच का गैप एक पर्सन के लिए गुजरने के लिए पर्याप्त है। हालांकि मेरे सामने की फिगर बस बहुत ह्यूज है और केवल अपने लेग्स को अंदर खींचकर उसके लिए पैसेज देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मेरे पास खड़ा होने और पीछे झुकने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। मिडिल स्कूल स्टूडेंट सफलतापूर्वक गुजर जाता है। वह अपना सिर घुमाता है और सिंसियरली मुस्कुराता है। थैंक यू अंकल। उद्धरण चिन्ह ... नो प्रॉब्लम। मैं अभी भी सोचता हूँ कि मैं यंग हूँ। यह इंटरलूड मुझे पॉपकॉर्न खाने, आइस्ड कोक पीने और बिग स्क्रीन पर विभिन्न ट्रेलर्स देखने से नहीं रोकता है। बहुत जल्दी द पायरेट 3 ऑफिशियली शुरू होता है।
मेरी मुस्कान केवल 5 मिनट्स तक रहती है इससे पहले कि वह स्टिफ हो जाए। ऐसा नहीं है कि मूवी मेरी उम्मीद से भी बदतर है, बल्कि यह है कि मेल लीड का फॉर्चुनेटस एनकाउंटर एक पोशन पीने से है। वह पोशन मुझे ये फीलिंग देता है कि यह वह असैसिन बेवरेज है जिसे मैंने पहले पिया था। मैन, असैसिन बेवरेज वास्तव में एक पोशन है। इस मूवी का प्रोडक्शन किसने किया? मुझे अभी ड्रैगन लोगो देखना याद है। हॉल फिल्म कंपनी। ये रियलिटी का रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है ना। मैं तुरंत प्लॉट में इमर्स हो जाता हूँ, लेकिन फिल्म में बाद में कोई और पोशंस नहीं होती हैं। इसके बजाय ये पोशन के सीरियस साइड इफेक्ट्स को दिखाता है। जैसे ही मैं इसे देखता हूँ मेरा दिल भारी हो जाता है। मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं मेल लीड हूँ। मूवी के बाद मैं मन ही मन कर्स किए बिना नहीं रह सकता। क्या यह आदमी इतना क्लूलेस है? 3 ब्यूटीफुल फीमेल पायरेट्स उसके चारों ओर हैं, लेकिन अंत में वह केवल एक सिली बोट्सवेन को अपने साथ ले गया। सीरियसली, उन्होंने जिस ट्रेजर का वादा किया था वह कहाँ है? और ब्यूटीज के साथ सनसेट में उनके हेडिंग ऑफ होने का क्या? हाँ, ये सब सनसेट में डिसअपियर्ड हो गया है। ईस्टर एग देखने के बाद मैं अपना एम्प्टी कोक और पॉपकॉर्न बकेट उठाता हूँ और आइल की ओर चलता हूँ। इस क्षण एक शॉर्ट गर्ल जो स्पष्ट रूप से 1.6 मीटर से कम टॉल है, अचानक आती है और अपनी वॉइस को सप्रेस करती है। कोई तुम्हारी मॉनिटरिंग कर रहा है। मेरी मॉनिटरिंग? कौन? मैं सबकॉन्शियसली चारों ओर देखता हूँ, लेकिन मुझे सस्पेक्ट नहीं मिलता है। और जिस वुमन ने मुझे वॉर्न किया था वह पहले ही क्राउड का अनुसरण कर चुकी है और एग्जिट की ओर चली गई है। सच में, मैं एक पल के लिए सोचता हूँ और सिचुएशन को कंफर्म करने से पहले सिनेमा छोड़ने का फैसला करता हूँ। यहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं और बहुत ज़्यादा नॉइजी है। पुलिस को कॉल करना काम नहीं करेगा। ... उसी समय एक ट्रेन शहर में एक हाई स्पीड रेल स्टेशन पर रुकती है। कैरेजेस में से एक धीरे धीरे खुलता है, लेकिन अंदर केवल 4 से 5 लोग हैं। वे अन्य कैरेजेस में क्राउड के साथ एक स्टार्क कंट्रास्ट बनाते हैं। वे कुछ लोग ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जैसे वे एक कॉमिक कन्वेंशन में जा रहे हों। एक ग्लांस एक्सचेंज करने के बाद वे खड़े होते हैं और भारी फुटस्टेप्स के साथ बाहर निकलते हैं। वे जो देखते हैं वह एक एक्सट्रीमली मॉडर्न प्लेटफॉर्म और लोगों की क्राउड्स है। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज ट्रायलॉजी के फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का एंड। ये चैप्टर एक तरह से LOTM ट्रायलॉजी के सेकंड इंस्टॉलमेंट का प्रोलॉग है, जो अब से लगभग 2 साल बाद होगा जब कटलफिश की नई बुक एम्बर्स एड इन्फिनिटम एंड होगी। उसकी बुक का एडवर्टाइजिंग लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज से बेहतर सेटिंग के साथ एक वेल थॉट आउट और डिटेल्ड अपोकलिप्टिक साइबरपंक वर्ल्ड के लिए तैयार रहें। ध्यान दें कि स्टोरी की बिगिनिंग स्लो है, शायद और भी स्लो LOTM की तरह, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप कॉइन्स के साथ सभी अवेलेबल चैप्टर्स अनलॉक करें ताकि बुक कंटिन्यूड रहे। अन्यथा ये ट्रायल रीड्स में ड्रॉप कर दिया जाएगा। कटलफिश पर फेथ रखें। साथ ही कृपया कंटिन्यूड रहने पर भी कॉइन्स में चैप्टर्स अनलॉक करके कटलफिश को सपोर्ट करना जारी रखें। सिनॉप्सिस नीचे। हमारा प्रोटैगनिस्ट शैंक जियन्याओ क्रेजी है, लिटरली क्रेजी, कम से कम डॉक्टर्स ने यही कहा। पंगु बायोलॉजी की एक विशाल अंडरग्राउंड बिल्डिंग में रहते हुए एशलैंड्स के रूप में जाने जाने वाले इस अपोकलिप्टिक वेस्टलैंड में बचे हुए कुछ फैक्शंस में से एक वह अनफैथमेबल तरीकों से एक्ट करता है जो हेड स्क्रैचिंग, कॉमिकल और श्रूड हैं। तो क्या वह वास्तव में क्रेजी है? शायद उसका एक ग्रैंड ड्रीम है, ह्यूमैनिटी के सभी को सेव करना। इस ड्रीम से जटिल रूप से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा है जिसमें एशलैंड्स में हर कोई विश्वास करता है। डेंजर और फैमन से दबे एक विशेष रुइन में गहरे एक नई वर्ल्ड की ओर जाने वाला एक पाथ इंतजार कर रहा है। नई वर्ल्ड में कदम रखने के लिए किसी को केवल एक स्पेशल की खोजने और उस सर्टन दूर को खोलने की जरूरत है। वहाँ लैंड बाउंटीफुल है, मानो मिल्क और हनी स्वतंत्र रूप से बहते हैं। सनलाइट डार्जलिंग है, मानो सभी कोल्डनेस और डार्कनेस धुल गए हैं। लोगों को अब डेजोलेशन, मॉन्स्टर्स, इन्फेक्शंस, म्यूटेशंस और सभी प्रकार के डेंजर्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहाँ चिल्ड्रन जॉयस हैं, अडल्ट्स हैप्पी हैं, सब कुछ ठीक है जैसा उन्हें होना चाहिए। एशलैंड्स में घूमने वाला हर एंटिक्वेरियन, रूइन हंटर और हिस्टोरियन जानता है वह न्यू वर्ल्ड है। वहाँ वह ठीक वहीं है। लंबी भूरी हेयर और पायरेट लाइक बैंडाना पहने एक यंग मैन ने पास के एक आइलैंड की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। वह 3 मास्टर्ड सेलबोट के स्टारबोर्ड पर खड़ा था। रोलिंग वेव्स ने उसकी ज्यादातर वॉइस को ड्राउन कर दिया। एक मस्क्यूलर मैन जिसके एक ब्लैक आई पैच लगा हुआ था शिपबोर्ड को पकड़ने के लिए बाहर पहुंचा। उसने फ्राउन किया और शॉक और सस्पिशन में खुद से बड़बड़ाया, मुझे याद नहीं है कि इस सी रूट पर ऐसा कोई आइलैंड था। ये पहली बार नहीं था जब उनका शिप इस सी रूट से गुजरा था। चिल्लाने वाले यंग मैन ने एक्साइटमेंट से जवाब दिया, इसका मतलब है कि यह आमतौर पर हिडन रहता है। ये केवल स्पेसिफिक मोमेंट्स पर दिखाई देता है। ऐसे आइलैंड पर जरूर ट्रेजर्स होंगे। कैप्टन, उस स्ट्रेंज मॉन्क के शब्दों में एक फॉर्ट्यूटस अपॉर्चुनिटी खुद को प्रेजेंटेड किया है। उसने लीन लैंग्वेज में बात की। फॉर्ट्यूटस अपॉर्चुनिटी 2 शब्दों को एक साथ जोड़कर बनाया गया एक टर्म था।
वह मॉन्क हमारे लिए इंडिसाइफरेबल वर्ड्स बोलता है, उन पर ध्यान मत दो। आई पैच पहने मस्क्यूलर मैन ने अपना हाथ उठाया और अपने थोड़े मेसी शॉर्ट येलो हेयर को रफल किया। और मैं अक्सर तुम लोगों से कहता हूं कि ट्रेजर्स अक्सर डेंजर के साथ होते हैं। जैसे ही उसने बात की, उसने अपनी राइट आई की ओर इशारा किया जो आई पैच से ढकी हुई थी। वह कॉस्ट है, पायरेट लाइक बैंडाना पहने यंग मैन ने सिंसियरली कहा, लेकिन कैप्टन क्या ये हमारे एडवेंचर का पर्पस नहीं है? ट्रेजर के लिए वे अलग अलग जगहों से ट्रेजर हंटर्स का एक ग्रुप थे। बेशक वे कभी कभी पायरेट्स के रूप में काम करते थे और पासिंग मर्चेंट शिप से फूड, ड्रिंक्स और नेसेसिटीज बोरो करते थे। आखिरकार आइडियल्स अकेले उन्हें फीड नहीं कर सकते थे। कैप्टन एक पल के लिए साइलेंट रहा इससे पहले कि उसने कहा, 4 से 5 लोगों को इकट्ठा करो और हम एक नज़र डालने के लिए आइलैंड पर कदम रखेंगे। तुम में से बाकी किसी भी समय सेट सेल करने के लिए तैयार रहो। यंग मैन की आइज लाइट अप हो गईं। तुम मान गए कैप्टन, तुम मान गए। कैप्टन चकल्स किया। वाइमा, अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि कोई अन्य चॉइस नहीं है, तो मेरी एज का कोई भी पर्सन ट्रेजर हंटर बनना जारी नहीं रखेगा। वह अपने 30s में प्रतीत होता था, लेकिन उसकी ब्लू आइज में एज के साइंस थे। फाइन, वाइमा ने अपने हैंड्स ऊपर उठाए। तुम जो कहो। वह तुरंत एक्साइटेड हो गया। मैं ओल कीटन को ले आता हूँ। ओल कीटन शिप का फर्स्ट मेट था। वह गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम में विश्वास करता था और उसने कई लैंग्वेजेस में महारत हासिल की थी। अगर वे उसे ऐसे एक्सपेडिशन पर अपने साथ नहीं लाते, तो ये बहुत लाइकली था कि वे जो भी ट्रेजर्स पाते, उसे ट्रैश के रूप में फेंक देते। इससे भी महत्वपूर्ण बात, ओल कीटन भी बहुत स्ट्रांग था। जब शिप डॉक पर रुकी जो लंबे समय से अबैंडन लग रहा था, तो 4 लोगों की एक एक्सप्लोरेशन टीम पहले ही गैंगवे के बगल में इकट्ठा हो चुकी थी। वे कैप्टन ग्रे, फर्स्ट मेट ओल कीटन, बोट्सवेन परवी और वेटरन सीमन वाइमा थे। कोई नहीं, परवी ने डिस्टेंस में देखा और रिग्रेटफुली बड़बड़ाया। बजर्क सी में आज वेदर बुरा नहीं था। ब्लू स्काई के नीचे विजिबिलिटी बहुत हाई थी और स्मॉल पोर्ट ने उससे कोई सीक्रेट्स नहीं छिपाए। ये जगह अनकॉम्परेबली क्वाइट थी, जैसे कि यह कई सालों से डेड थी। अगर यहाँ लोग होते तो यह और ज्यादा टेरिफाइंग होगा, वाइमा ने जोड़ा। अगर ऐसा हिडन आइलैंड अनइनहैबिटेड रहता तो इसका मतलब कई चीजें थीं। परवी ने एक वाइट शर्ट और ब्राउन पैंटलून्स पहनी हुई थी। उसकी एक पेयर ऑफ ब्यूटीफुल लाइट ब्लू आइज और एक थोड़ी एंड्रोजनस अपीयरेंस थी। उसने वाइमा को ग्लेयर किया। तुम पीछे रहकर डेक साफ करना चाहते हो? वाइमा ने श्रग किया और अपना मुंह बंद कर लिया। एक वुमन के रूप में बोट्सवेन बनने के बाद उसे कई अनरूली क्रू मेंबर्स को मैनेज करने की जरूरत थी। वह कभी भी अपनी थ्रेट्स पर इजी नहीं होगी। कैप्टन ग्रे, जो एरिया का सर्वेइंग कर रहा था, ने एक ऑर्डर दिया। चलो अशोर चलते हैं। फिर उसने एग्जॉर्टेड किया, हम इसे ओल्ड वे से करेंगे। फर्स्ट एक्सप्लोरेशन के दौरान किसी भी चीज को टच मत करना। बस देखो और सुनो। नो प्रॉब्लम। वाइमा शिप से बाहर निकलने वाला और गैंगवे से डॉक तक भागने वाला पहला पर्सन था। वह दौड़ते हुए एक्साइटमेंट से कूद गया और एक बिग बर्ड की तरह ग्राउंड पर ग्लाइडेड हुआ। उसके एक्शन से उत्पन्न हुई साउंड सभी डायरेक्शंस में फैल गई, कुछ एकोज के साथ मिक्स्ड हुई। उसके पीछे ग्रे, ओल कीटन और परवी सावधानी से फॉलो हुए। अगर तुम अपनी वह रेकलेसनेस जारी रखते हो और एक अनसिविलाइज्ड वाइल्ड डॉग की तरह अपने दम पर एक्ट करते हो, तो मैं तुम्हें बांध दूंगा और शार्क्स के लिए फिश पकड़ने के लिए स्टर्न पर हैंग कर दूंगा। परवी जल्दी से वाइमा के बगल में चली गई और एक हश्ड वॉइस में उसे वार्न किया। वाइमा ने सॉलमली सिर हिलाया और बड़बड़ाया, गर्ल बॉस, तुम्हारी पर्सनालिटी के साथ तुम्हें एवेनाइट गॉडेस में बिलीव करने के बजाय चर्च ऑफ स्टॉर्म्स में शामिल होना चाहिए। परवी ने कुछ नहीं कहा। उसने चारों ओर देखा और कैप्टन ग्रे और फर्स्ट मेट ओल कीटन का अनुसरण किया। पोर्ट बड़ा नहीं था। वहां केवल एक लाइट हाउस, 2 सिंपल डॉक्स, 5 वेयरहाउसेस और एक होटल, रेस्टोरेंट, बार और पुलिस स्टेशन के रूप में काम करने वाली कुछ बिल्डिंग्स थीं। उन चारों को एरिया का सर्कल करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। इस तथ्य के अलावा कि आसपास कोई नहीं था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। वाइमा ने एक अपेक्षाकृत क्लियर ग्लास विंडो के माध्यम से स्ट्रीट के सामने हाउस में टेबल्स को देखा और लंबे समय तक बात नहीं की। उसकी पर्सनालिटी को देखते हुए उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सॉलम था। हाउस के अंदर डाइनिंग टेबल पर ब्राउनिश ब्लैक लिक्विड के साथ एक कप और मोल्डी टोस्ट के 2 पीसेस थे। उनके बगल में कई नीटली फोल्डेड न्यूज़पेपर्स थे। ऐसा लग रहा था कि ओनर ब्रेकफास्ट का आनंद लेने वाला था जब उसे अचानक एक इमरजेंसी का सामना करना पड़ा और जल्दी में निकलना पड़ा। उसे न्यूज़पेपर्स को फ्लिप ओपन करने का भी टाइम नहीं मिला। वह कभी नहीं लौटा। अगर केवल एक ऐसा एग्जाम्पल होता तो इसे नॉर्मल माना जाता। आखिरकार एक्सीडेंट्स अनअवॉइडेबल थे। हालांकि पूरा पोर्ट ऐसी ही सिचुएशन में था। यह अनअवॉइडेबल था कि यह किसी के हेयर को स्टैंड ऑन एंड कर दे और इमेजिनेशन वाइल्ड हो जाए। उस पल में सभी लोकल रेजिडेंट्स, नहीं सभी लिविंग क्रीचर्स एवापोरेटेड हो गए थे। वे लंबे समय से नहीं गए हैं। कैप्टन ग्रे की थोड़ी हॉर्स वॉइस ने टीम की साइलेंस को तोड़ दिया।
परवी ने सबकॉन्शियसली जवाब दिया, वास्तव में अगर इस पोर्ट को लंबे समय से अबैंडन कर दिया गया होता तो फूड सिर्फ मोल्डी नहीं होता। ऐसा लग रहा था कि बिजा इंसिडेंट होने के बाद केवल कुछ डेज या वीक्स बीते थे। ओल कीटन ने स्ट्रीट से अपनी गेज हटाए और जेंटली सिर हिलाया। यही यहाँ के प्लान्स कहते हैं। फर्स्ट मेट के मुंह के कॉर्नर्स पर ऑब्वियस रिंकल्स थे। उसके हेयर पहले से ही नेचुरल कर्ल्स से मॉटल्ड थे। उसने एक वाइट रोब और ब्रास फ्रेम्ड ग्लासेस पहने हुए थे। वाइमा को रिएक्ट करने में मोमेंटरी स्लो रहा। फिर उसने उस जगह को देखा जहां ओल कीटन ने साइज्ड अप किया था और जल्दी से समझा कि उसने ऐसा क्यों कहा। हार्बर में ज्यादा वीड्स नहीं थे। वुडन बिल्डिंग्स पर स्पोरैडिकली कुछ प्लेन या गॉर्जस मशरूम्स उग रहे थे। वे हमेशा से मौजूद रहे हैं। नेचुरल वर्ल्ड को स्पष्ट रूप से इस जगह पर इन्वेड करने के लिए पर्याप्त टाइम नहीं मिला था। ओल कीटन ने वाइमा के एनलाइटेंड एक्सप्रेशन को देखा और आगे एक्सप्लेन नहीं किया। वह कैप्टन ग्रे की ओर मुड़ा और सॉलमली कहा, मुझे चिंता है कि अगर हम यहाँ ज्यादा देर रुके तो कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम भी हवा में डिसअपियर हो जाएं? इससे पहले कि वाइमर अपनी बात पूरी कर पाता, एक टैन पाम उसके मुंह पर दिखाई दी। इस पाम ने उसके सिर को धकेला और उसे वॉल के खिलाफ प्रेस्ड किया। अगली बार नहीं होगा। परवी ने वाइमर को ग्लेड किया और अपनी ब्रेथ के नीचे वॉर्न किया। वाइमर ने कठिनाई से सिर हिलाया। ये दर्शाता है कि वह समझ गया है। जब परवी ने उसे रिलीज किया तो उसने धीरे से बड़बड़ाया, ये तुम्हारे जैसा नहीं है गर्ल बॉस। तुमने वास्तव में मेरे सिर के पीछे वॉल के खिलाफ स्लैम नहीं किया। परवी चकल्स किया, मुझे डर है कि कमोशन बहुत ज्यादा होगी और यहाँ छिपी हुई बिजरेनेस को अवेकन कर देगी। कैप्टन ग्रे ने उनके छोटे से बाउट की परवाह नहीं की। उसने अपनी सिल्वर वाइट पॉकेट वॉच निकाली और लेड खोली। हम दूसरे 15 मिनट्स में शिप पर लौटेंगे। अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है तो हम कल एक सेकंड एक्सप्लोरेशन तैयार करेंगे। ऑल राइट। वाइमर सहमत होने वाला पहला पर्सन था। उन चारों ने एक फाइन बैटल फॉर्मेशन बनाए रखा जैसे ही वे उनके सामने की बिल्डिंग्स को स्कर्ट करते हुए पोर्ट के एज की ओर बढ़े। यहाँ एक स्लाइटली स्टेन्ड स्टीम लोकोमोटिव पार्क था। 2 ट्रैक्स आइलैंड में गहरे तक एक्सटेंड थे। ट्रैक्स के पैरेलल एक सीमेंट रोड थी। ये ठीक वैसा ही था जैसा ग्रे और अन्य लोगों ने इमेजिन किया था। आखिरकार पोर्ट पर गुड्स को लोडिंग और अनलोडिंग करने, पैसेंजर्स को ट्रैवल करने और कन्वीनियंट रोड ट्रैफिक के साथ अन्य टाउन्स को कनेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हालांकि उनके सरप्राइज और कन्फ्यूजन के लिए रेलवे केवल 1 से 200 मीटर्स लंबी थी। इसके अंत में एक साइजेबल टाउन खड़ा था। भले ही वे अभी भी पोर्ट के एज पर थे, उन चारों ने अपनी नेकेड आई से वहां की सिचुएशन को देखा। वाइमर शब्दों में अपनी फीलिंग्स व्यक्त नहीं कर सका। वह केवल अपनी ब्रेथ के नीचे कर्स कर सका। अगर मैं इस आइलैंड का ओनर होता तो मैं निश्चित रूप से उस बास्टर्ड को बांध दूंगा जिसने शार्क्स के लिए फिश पकड़ने के लिए स्टर्न पर ऐसी रिपेयर्स का सजेशन दिया था। कई पोर्ट्स में उनके एक्सपीरियंस के आधार पर यह अरेंजमेंट बस एबनॉर्मल था। 100 मीटर्स दूर टाउन को करीब होना चाहिए और एक पोर्ट सिटी बनाने के लिए इस साइड से कनेक्ट होना चाहिए, या इसे कुछ किलोमीटर्स दूर होना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जैसा अब है वैसा नहीं। एक गहरा मीनिंग हो सकता है, ओल कीटन ने फ्राउन के साथ कहा। इसका यहाँ की बिजा हैपनिंग्स से कुछ लेना देना हो सकता है। उसके बोलने के बाद किसी ने एक पल के लिए रिस्पॉन्ड नहीं किया। कुछ सेकंड के बाद वाइमर ने ज्यादा दूर नहीं टाउन को देखा और कहा, कैप्टन, क्या हम एक नज़र डालने के लिए वहां चलते हैं? कैप्टन ग्रे ने सिर हिलाया। शो, 12 मिनट्स बचे हैं। फिर वे स्मॉल टाउन की ओर सीमेंट रोड के साथ चले। रोड के दोनों साइड्स पर वीड्स फ्लरिश्ड थे और मशरूम्स एरिया को डॉटेड कर रहे थे। जितना करीब वे अपने डेस्टिनेशन के होते गए उतना ही ज्यादा ऐसा होता गया। ज्यादा देर नहीं, 4 ट्रेजर हंटर्स टाउन के एज पर पहुंचे। वहां एक वुडन बोर्ड इरेक्ट थी। उस पर लीन में एक वर्ड लिखा था, यूटोपिया। इस जगह को यूटोपिया कहा जाता है। वाइमर ने ओल कीटन की ओर अपनी गेज डालते हुए खुद से बड़बड़ाया। ओल कीटन ने धीरे धीरे सिर हिलाया। ये दर्शाता हुआ कि उसने कभी इसके बारे में नहीं सुना था। परवी और कैप्टन ग्रे के लिए भी यही था। उन्होंने टाउन के एज से अंदर की सिचुएशन को ऑब्जर्व किया और कंफर्म किया कि स्ट्रीट्स भी एम्प्टी थीं। यह इतना क्वाइट था कि हवा को भी गुजरना अनबेरेबल लग रहा था। जैसे ही वे कदम दर कदम आगे बढ़े, उन चारों ने आयरिस होटल, यूटोपियस टेलीग्राफ ऑफिस और कई बिल्डिंग्स देखीं। हालांकि बिना किसी एक्सेप्शन के इन बिल्डिंग्स के इंटीरियर ने रिवील किया कि उनके ओनर्स जल्दी में छोड़ गए थे और कभी नहीं लौटे। कुछ पानी बचे हुए कप्स भी थे, ड्राई क्लोथ्स जो वॉशिंग के बीच में थे, कटलरी जो लेड आउट थी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो दूर नहीं रखे गए थे, बुक्स जो फ्लिप थ्रू थीं, कैरेजेस जो बिना किसी हॉर्सेस के रोड साइड पर रुक गई थीं। इन चीज़ों ने बिज़ा सिचुएशन होने से पहले टाउन की अपीयरेंस को रिकंस्ट्रक्ट किया। मुझे लगता रहता है कि कुछ मिसिंग है। वाइमर मदद नहीं कर सका लेकिन म्यूनिसिपल स्क्वायर को साइट में देखकर विस्पर किया। परवी ने उसे एक ग्लांस दिया। पीपल मिसिंग हैं। नहीं नहीं नहीं, वह नहीं है। मैं वह जानता हूँ। वाइमर ने गंभीरता से सिर हिलाया।
उसकी आइज लाइट अप हो गईं। मुझे पता है कि क्या मिसिंग है। क्या? कैप्टन ग्रे और फर्स्ट मेट ओल कीटन ने एक साथ पूछा। वाइमा हंसा। मनी, नोट्स और गोल्ड कॉइन्स। उसने अपनी बैग सीधी की और एक्सप्लेन करना जारी रखा। हालांकि हमने एक डिटेल सर्च करने के लिए हाउसेज में एंटर नहीं किया है, मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार भले ही हम बाहर से ही देखें, हमें कुछ खोजने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि बिल्कुल कुछ भी नहीं है। शायद ये सिर्फ इतना है कि यहाँ के लोग बहुत रिच नहीं हैं और उनके पास अपने मनी को इधर उधर छोड़ने की हैबिट नहीं है। परवी सहमत नहीं हुई। यह एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम नहीं थी। उन चारों ने जल्दी से अपना अटेंशन डाइवर्टेड कर दिया। म्यूनिसिपल स्क्वायर में एंटर करने के बाद उन्होंने सबसे टॉल बिल्डिंग को देखा। यह एक ब्लैक स्पायर्ड कैथेड्रल थी। मशरूम्स कैथेड्रल की ब्रिक्स में क्रैक्स से टेनासिटी से उगाए। वे या तो सिंपल और प्लेन थे या गॉर्जियस और कलरफुल थे। वे एक साथ स्ट्रंग हुए ग्रीन वाइन्स के सामने एक ऐसी प्रेजेंस दिखा रहे थे जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। ये जगह ऐसा महसूस होती है जैसे इसे और भी लंबे समय से अबैंडन कर दिया गया है। परवी ने कहा इससे पहले कि वह रुक गई, आर्किटेक्चरल स्टाइल से। ये गॉडेस की कैथेड्रल जैसा दिखता है। क्या यहाँ के लोग भी गॉडेस में बिलीव करते हैं? उसे यह काफ़ी पेक्यूलियर लगा। ऐसे हिडन आइलैंड और स्ट्रेंज टाउन के रेजिडेंट्स एवेनाइट गॉडेस में बिलीव करते हैं। ओल कीटन ने कुछ सेकंड के लिए इसे स्टेयर किया इससे पहले कि उसने कहा ऐसा लगता है। फिर उसने तुरंत जोड़ा, ऐसा लगता है कि हम स्क्वायर और कैथेड्रल के जितने करीब आते हैं, इसे अबैंडन हुए उतना ही ज़्यादा टाइम हो गया है। चाहे वह रोड पर वीड्स हो, बिल्डिंग्स की सरफेस पर ग्रीन प्लांट्स हो या सभी प्रकार के मशरूम्स हो, वे टाउन के सेंटर के जितने करीब आते गए वे उतने ही ज़्यादा न्यूमरस होते गए। और कैथेड्रल स्पेकल्ड होल्स के साथ एक ग्रीन कोट से ढका हुआ लग रहा था। एक पल की साइलेंस के बाद परवी ने सजेस्ट किया, चलो कैथेड्रल चलते हैं। जब तक गॉडेस अभी भी इस लैंड को वॉच कर रही हैं, वहाँ कोई खास सीरियस प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। कैप्टन ग्रे और ओल कीटन ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, लेकिन फॉर्मर ने इस एक्सप्लोरेशन के रूल्स को रिएटरेटेड किया। कैथेड्रल में एंटर करने के बाद तुम केवल देखने के लिए अपनी आइज और सुनने के लिए अपने ईयर्स का उपयोग कर सकते हो। कुछ और मत करना। नो प्रॉब्लम। वाइमर स्क्वायर के साइड में कैथेड्रल की ओर चला। इससे परवी के पास अपने चेस्ट पर एक सर्कल जेस्चर करने और बस गॉडेस की प्रोटेक्शन के लिए पूछने के अलावा कोई चॉइस नहीं था। चूंकि ज्यादा टाइम नहीं बचा था, उन चारों ने स्पीड अप किया और जल्दी से कैथेड्रल के एंट्रांस पर पहुंचे। उन्होंने दूर को पुश ओपन करने और एंटर करने की जल्दी नहीं की। उन्होंने इंडिविजुअली अपने सराउंडिंग्स को साइज्ड अप किया। बहुत क्वाइट, कैप्टन ग्रे ने कंक्लूड किया। अन्य तीन ने भी व्यक्त किया कि उन्हें कोई प्रॉब्लम्स नहीं मिली। ब्लैक कैथेड्रल का दूर अजर था। वाइमर ने अपने हैंड से फोर्स एक्सर्टेड करने के बाद ये धीरे धीरे खुला। कैप्टन ग्रे के ब्लैक आई पैच का बॉटम तुरंत लाइट अप हो गया, जिससे उसे अंदर का सीन स्पष्ट रूप से देखने में मदद मिली। हॉल में कोई टेबल्स या चेयर्स नहीं थे। दोनों साइड्स पर विंडोज थीं जो लाइट के साथ शॉन थीं, और ऊपर डार्क रेड था। ड्रिप ड्रिप ड्रिप। विस्कस पेल येलो लिक्विड की ड्रॉप स्काई से गिरी और रेन की तरह ग्राउंड से टकराईं, जिससे लोगों को यह फीलिंग हुई कि डोम सिवियरली डैमेज है और एक स्टॉर्म का सामना कर रहा है। ग्रे के बोलने से पहले उसने विस्कस डिस्गस्टिंग लिक्विड को पडल्स में डिसॉल्व होते देखा। पडल्स रोल्ड और एंडलेसली बबल्ड हुए। बबल्स पॉप्ड और मॉइस्ट स्किन और पेल येलो डर्ट के साथ डिफॉर्म्ड बेबीज बाहर क्रॉल्ड हुए। जैसे जैसे ये बेबीज रैपिडली ग्रो हुए, उन्होंने और ज्यादा विस्कस येलो लिक्विड ड्रिप किया, जिससे और ज्यादा पडल्स बने और ज्यादा बबल्स स्टर्ड हुए। वाह वाह वाह, वे रोने लगे। बस इस सीन को देखने से ग्रे की आई से ब्लड फ्लो हुआ। आई पैच डार्क रेड हो गया, जैसे कि वह लाइफ के बर्थ से टीयर्स में मूव हो गया था। उसका माइंड ब्लैंक था। उसने महसूस किया कि उसके बॉडी का हर हिस्सा एक न्यू लाइफ को नर्चरिंग कर रहा है। शार्प पेन ने उसे सेंसर्स में स्नैप्ड किया और उसने इंस्टिंक्टिवली एक कदम पीछे लिया। ग्रे के सामने का सीन नॉर्मल हो गया। यह अभी भी खाली कैथेड्रल हॉल था जिसमें वाइड विंडोज थे जिनमें मेंटेनेंस की कमी थी, और एक टॉल और मैग्निफिसेंट डोम था। कोई विस्कस लिक्विड नहीं था जो रेन की तरह गिरा हो, नहीं काउंटलेस डिफॉर्म्ड बेबीज और पडल्स हर जगह थे। हफ पफ, ग्रे हेविली पैंटेड हुआ। अगले सेकंड वह मुड़ा और चिल्लाया जैसे ही वह भागा, भागो। थड थड थड। ग्रे म्यूनिसिपल स्क्वायर से बाहर रश्ड हुआ। उसने परवी, ओल कीटन और वाइमर की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उसे करंट सर्कमस्टांसेस में अपने टीममेट्स को वॉर्न करने के लिए अभी भी याद रखने के लिए उसे पहले से ही एक रिस्पॉन्सिबल कैप्टन माना जाता था। थड थड थड। ग्रे ने बिल्कुल भी रुकने की हिम्मत नहीं की। अपनी ब्लड विजन के बावजूद अपनी अमेजिंग फिजिक पर रिलाई करते हुए वह स्ट्रेंज टाउन से बाहर क्रूड पोर्ट तक और अपने शिप पर चला गया। ओल कीटन, परवी और वाइमर 10 सेकंड से भी कम टाइम में वापस रश्ड हुए। सेट सेल, ग्रे ने ऑर्डर किया। ग्रे ने तब तक वेट किया जब तक शिप सेट सेल नहीं हो गई, इससे पहले कि उसने अपनी इंजरीज को चेक करने की परवाह की। उसने अपनी आई पर एक हैंड उठाया और इंस्टेंटली मॉइस्चर महसूस की।
हालांकि जब वह अपना हैंड अपनी आइज पर लाया तो उसने महसूस किया कि वह ब्लड नहीं था, सिर्फ टीयर्स। जैसे ही वह भागा, वह लगातार क्राइंग कर रहा था। ग्रे के ब्राउज एक साथ निटेड हुए, स्टार्टल्ड और सस्पिशियस। जल्द ही उसने कंफर्म किया कि उसे बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं किया गया था। तुम लोगों ने क्या देखा? उसने ओल कीटन और अन्य लोगों को देखने के लिए टर्न किया। वाइमर ने कैप्टन को देखा। उसकी आइज रेड थी, जैसे कि वह अभी क्राइड किया हो। उसने लिंगरिंग फियर के साथ कहा, मैंने फायरबॉल के बाद फायरबॉल देखी। वे वुश के साथ रूफ से गिरे और फिर एक्सप्लोडेड हो गए। लाइट, मेरी आइज लाइट से भर गई थीं। मुझे ऐसा लगा कि मैं ब्लाइंड हो रहा हूँ। नहीं, मैं पहले ही ब्लाइंड हो चुका हूँ। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं मेल्ट हो रहा हूँ। इससे हर्ट हुआ, इससे वास्तव में हर्ट हुआ। वाइमर ने राहत की साई ली। सौभाग्य से कैप्टन ने मुझे उस पल में वोक अप किया। उसने अपनी आइज को रब किया और कंफ्यूजन और रिलीफ में कहा, मैं अब ठीक हूँ। बस इतना है कि मैं पहले क्राइंग करता रहा, लेकिन फिर मैं बेहतर हो गया। यह एक बैड ड्रीम जैसा था। उसका मतलब था कि ड्रीम बहुत रियल था। जब वह वोक अप हुआ तो अभी भी लिंगरिंग फियर्स थे, लेकिन वह थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा। कैप्टन ग्रे ने सिर हिलाया और सावधानी से वाइमर की आइज को एग्जामिन किया। ये कंफर्म करने के बाद कि वास्तव में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसने फर्स्ट मेट ओल कीटन को देखा। तुम्हारे बारे में क्या? ओल कीटन ने डिस्टेंट कोस्ट लाइन और श्रिंकिंग पोर्ट को देखा और एक रेमिनिसेंट टोन में कहा, पूरा कैथेड्रल कोलैप्स हो गया। मैं सराउंडिंग पिलर्स और स्टोन ब्रिक्स के साथ ग्राउंड पर गिर गया। ये बॉटमलेस था। इसके अलावा मेरा सिर, मेरा फ्लैश और मेरी स्किन अलग अलग स्पीड से गिरे। उन्होंने एक दूसरे को पुल करना शुरू कर दिया। इससे हर्ट हुआ, इससे वास्तव में हर्ट हुआ। ओल कीटन के फेस पर थोड़ी लूज स्किन और डीप रिंकल्स ट्रेम्बल्ड हुए, जैसे कि वह इंसिडेंट को और रिकॉल नहीं करना चाहता था। उसने एक्सहेल किया और थोड़ी देर बाद कहा, मेरा पूरा बॉडी टॉर्न अपार्ट होने वाला था। फिर ऐसा लगा जैसे मेरे चारों ओर इनविजिबल हैंड्स थे। उन्होंने मेरे हैंड्स, लेग्स, हेड, स्किन, फ्लैश और बोन्स को मेरे इंटरनल ऑर्गन्स के खिलाफ ग्रेट फोर्स के साथ प्रेस्ड किया। मैंने विश किया कि मैं जितनी जल्दी हो सके दाई सकता हूँ। सौभाग्य से मैं कैप्टन के कारण अगले सेकंड वोक अप हो गया। वाइमर ने इमोशन के साथ साइड किया। यह मेरे साथ जो हुआ उससे भी ज्यादा पेनफुल है। अगर तुम टाइम पर वोक अप नहीं होते तो तुम खुद को एक ब्लड कलर्ड मीट बॉल में बदलते हुए देख सकते थे। परवी क्वाइटली सुनी और थैंकफुली कहा, मुझे उतना पेन नहीं हुआ। मैंने डार्कनेस देखी, वह डार्कनेस जिसने मुझे ईज महसूस कराया। फिर मैं फेल अस्लीप। यह ऐसा था जैसे मैं अपने बेड में वापस आ गया था जब तक कि मुझे कैप्टन ने वोक अप नहीं किया। कैप्टन ग्रे ने धीरे धीरे सिर हिलाया। जैसा कि लगता है हमने जो सामना किया या एक्सपीरियंस किया वह अलग है। इसके अलावा हम बिना किसी इंजरीज के रह गए हैं। ये सिर्फ कुछ स्ट्रेस है। ओल कीटन ने कैप्टन के स्टेटमेंट की अफर्म की। फिर उसने अपना गेस वॉइस्ड किया। शायद हम एक इल्यूजन के अधीन थे या किसी अन्य कारण से हेलुसिनेटेड थे। और क्योंकि हर किसी की अलग अलग पर्सनालिटीज और एक्सपीरियंसेस हैं, हमने जो देखा और एक्सपीरियंस किया वह अलग था। इससे पहले कि ओल कीटन अपनी बात पूरी कर पाता, परवी ब्लर्टेड आउट, मशरूम्स। क्या वे मशरूम्स हो सकते हैं? वे मशरूम्स सबसे स्ट्रेंजेस्ट थे। हाँ, जरूर। वाइमर ने मोमेंटरी टेकन अबैक होने के बाद सहमत हुआ। ये कॉमन नॉलेज था कि कोई पॉइजन हो सकता है और कुछ मशरूम्स खाने के बाद हेलुसिनेटिंग हो सकता है। ऐसी स्ट्रेंज प्लेस में सिर्फ मशरूम्स के पास आने से अफेक्टेड होना रीजनेबल था। कैप्टन ग्रे ने गंभीरता से एक पल के लिए रिकॉल किया और कहा, वह पॉसिबल है। हवा में एक बहुत फेंट, स्वीट स्मेल थी। कुछ मशरूम्स की फ्रेग्रेंस। यूटोपिया नामक एक स्मॉल टाउन के मिडिल में कैथेड्रल की सरफेस पर, जिसका एवेनाइट की चर्च से संबंधित होने का संदेह था, मशरूम्स अचानक एक्टिव हो गए। वे स्क्वर्म्ड हुए और क्रेजली बड़ी मात्रा में स्पॉर्स स्प्यूड आउट हुए। इससे पहले कि स्पॉर्स लैंड करते, वे पहले ही हवा में डिफरेंट मशरूम्स में ग्रो हो चुके थे। फिर उन्होंने और ज्यादा स्पॉर्स बनाना जारी रखा, और मशरूम्स और ग्रीन प्लांट्स द्वारा ऑक्यूपाइड ब्लैक ब्रिक्स के बीच के गैप में पेल वाइट, टाइनी, बेबी लाइक डिफॉर्म्ड पाम्स स्क्वीज्ड आउट हुए। साइलेंटली एंटायर कैथेड्रल कोलैप्स्ड हो गया और ग्राउंड में एक बॉटमलेस पिट दिखाई दिया। ह्यूज पिट फैल गया, बिल्डिंग्स को खींच लिया और उन्हें पीसेस में शैटर कर दिया। टाउन में कहीं और बड़ी संख्या में हाउसेस जो ओरिजिनली टॉल खड़े थे, लंबे समय से डिसअपीयर्ड हो गए थे। कलरफुल ग्लास लाइक ट्रेसेस के बड़े पीसेस पीछे छोड़ गए थे। ग्राउंड की डेप्थ्स में मफल्ड साउंड्स एक के बाद एक आईं। बस कुछ सेकंड्स में जगह पूरी तरह से साइलेंट हो गई थी। बिल्डिंग्स एक के बाद एक ग्राउंड से रोज हुए और टाउन जल्दी से रिकवर हो गया, जैसे कि उसमें अपनी खुद की एक वाइटैलिटी थी। हाउसेस में फर्निशिंग्स लगभग पहले जैसा ही था, लेकिन उनके डिटेल्स में सर्टेन डिफरेंसेस थे। जो लेफ्ट था वह राइट में स्विच हो गया था और जो फार था वह क्लोज हो गया था। लेट एट नाइट शिप पर
वाइमा, जो दिन के दौरान हुई घटना के कारण स्लीप नहीं सका, डेक पर आया और मॉइस्ट सी ब्रीज में ब्रीथ किया। तुम अभी भी अवेक हो? उसने बोट्सवेन परवी को देखा। परवी अभी भी वे कपड़े पहने हुए थी जो उसने दिन के दौरान पहने थे। उसने डिस्टेंस में डार्क सी को देखा और कहा, मैं सोने जा रही थी, लेकिन आंखें बंद करने के बाद मुझे अचानक कुछ डिटेल्स याद आईं। क्या डिटेल्स? वाइमा ने उत्सुकता से पूछा। परवी के फेस पर रेड मूनलाइट रिफ्लेक्टेड हुई जैसे ही उसने ड्रीमली खुद से बड़बड़ाया। कैथेड्रल में मैंने जो डार्कनेस देखी, उसके नीचे कुछ और है। वाइमा के पूछने का इंतजार किए बिना उसने ड्रीमली खुद से बड़बड़ाया। वहाँ कई स्केलेटन्स थे, कुछ चिल्ड्रंस और कुछ बेबीज। उनमें से कुछ नॉर्मल थे जबकि अन्य मॉन्स्टर्स जैसे दिखते थे। यह उनसे पैक था हर जगह। साथ ही डार्कनेस की डेप्थ्स में एक रेवन छिपा हुआ लग रहा था। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।